Hello, my dear students. Welcome back to Magnet Brains. This is Saloni Pandey, your sociology educator. So, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और बड़े ही जोरों शोरों के साथ में आपके टर्म 2 एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही होगी। सो इसी आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा पुश देने मैं आ गई हूं लेके सैंपल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन 1 यानी कि 12th सोशियोलॉजी का एग्जाम आपका बहुत ही जल्द होने वाला है और इसी के साथ में आप प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो आपकी बुक 2 है दैट इज सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, इसमें से 5 चैप्टर्स आपके टर्म 2 एग्जाम में आने वाले हैं। और जैसा कि ये भी आप सभी को पता है कि इससे रिलेटेड सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन, सभी के एनसीईआरटी सॉल्यूशन, सभी का वन शॉट रिवीजन, फास्ट ट्रैक रिवीजन और इतना ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर सॉल्यूशन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि चैप्टर कंप्लीट हो गया, रिवीजन हो गया चैप्टर का, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो चुके हैं इस एक चैप्टर से, आपके टेस्ट भी हो चुके हैं। तो इस एक सारी चीजों के साथ में आई होप सो कि आप 100% प्रिपेयर्ड होंगे आपके टर्म 2 सोशियोलॉजी के एग्जाम के लिए। बट इस प्रिपरेशन को थोड़ा सा 200% हम करते हैं ताकि आप कहीं भी ना चूकें। तो इसके लिए सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन हम करेंगे, यानी कि जिस पैटर्न में आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने वाले हैं, जिस पैटर्न में आपका एग्जाम पेपर आने वाला है, उसी एक पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर कुछ सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन बनाए हैं। एंड आई एम वेरी मच श्योर, इवन आई एम 100% श्योर कि आपके सारे क्वेश्चंस एग्जाम में इन्हीं सैंपल पेपर के जो क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पर करेंगे उन्हीं में से आने वाले हैं। उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा और इसकी 100% गारंटी मैं ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली करेंगे सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन पेपर 1। ये आपका पेपर 1 होने वाला है एंड सेम जैसे आपके टर्म 2 एग्जाम होगा उसी पैटर्न में हम यहाँ पर जो है पूरे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। और साथ साथ में जिस तरीके का मार्किंग वेटेज आपके चैप्टर्स को दिया गया है, जैसे कि आपका जो चैप्टर नंबर 1 है स्ट्रक्चरल चेंज और जो आपका चैप्टर नंबर 2 है कल्चरल चेंज, इन दोनों में से 10 मार्क्स यानी कि 5 और 5 मार्क्स से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। चैप्टर 1 भी 5 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे एंड चैप्टर 2 में से भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8, ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये 10 मार्क्स के हैं। मतलब 30 मार्क्स वहां हो गए और 5 और 5 मार्क्स के ये 2 चैप्टर्स हो गए। तो टोटल आपके 40 मार्क्स का जो टर्म 2 एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है वो होने वाला है। 2 आवर्स में आपको इस क्वेश्चन पेपर को पूरा आंसर करना है। जो सेम फॉर्मेट सीबीएसई का था उसी फॉर्मेट को हम यहाँ भी फॉलो करेंगे। जैसे कि देखो, जो सेम इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि पेपर में 14 क्वेश्चंस होंगे, हमारे पास भी यहाँ पर 14 क्वेश्चंस होंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, हम सभी क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। देन सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आर 1 mark source based questions. The answer to these questions must not exceed 10 to 15 words. यानी कि जो आपका सेक्शन ए है उसमें 1 और 2 क्वेश्चन होंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपके सेक्शन ए के अंदर हैं, जो कि सोर्स बेस्ड 1 मार्क क्वेश्चंस है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा पैसेज दिया होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा होगा, आपको उसका आंसर देना है और उसके 1 मार्क्स हैं। ठीक है, और यहां पर आपको जो आंसर आप दोगे दैट मस्ट बी ओनली विद इन 10 to 15 वर्ड्स। इस एक वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए आपको अपने क्वेश्चन को आंसर करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ 40 to 50 वर्ड्स लिखोगे तो ऐसा तो नहीं आपको 2 या 3 मार्क्स मिल जाएंगे। 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क ही आपको आंसर में मिलने वाले हैं, तो वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही आंसर को लिखना है। सेक्शन बी है आपका, जहां पर 3 से लेके 9 तक क्वेश्चन है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यहाँ पर 7 क्वेश्चंस टोटल हैं जो कि आपके 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर करना है एंड इन 30 वर्ड्स। दीज आर दी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आपको 30 वर्ड्स में अपने क्वेश्चंस को आंसर करना है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। देन सेक्शन सी, जहां पर 10, 11, 12 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, ये 4 मार्क के क्वेश्चंस होंगे और आपको 80 वर्ड्स लिमिट के अंदर ही इसको आंसर करना है। लास्ट है आपका सेक्शन डी, जहां पर क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 है, मतलब सिर्फ 2 क्वेश्चंस और ये आपको 6 मार्क के क्वेश्चंस हैं, जिसे आपको 200 वर्ड्स के अंदर रह के आंसर करना है। तो सेम ये जो सारा पैटर्न है, ये जो सारे इंस्ट्रक्शंस है, वो सब हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। एक तरीके से आप ऐसे समझो कि ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, और आप एग्जाम हॉल में बैठे और बस इसको फटाक से आंसर करना स्टार्ट कर दो। इन क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ में आंसर करो, आपकी प्रिपरेशन
200% बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को। पेपर 1 यहाँ पर हम आंसर करेंगे। इसके अंदर आपके 14 क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे। एंड जिस तरीके का मार्किंग वेटेज है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके 5 चैप्टर्स आ रहे हैं, 1 2 4 5 8, तो ये तीनों चैप्टर्स 10 10 10 मार्क्स के हैं और ये है 5 और 5 मार्क्स के, मतलब टोटल 40 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने चैप्टर्स में से क्वेश्चंस को लिया है जो आपके इस मार्किंग को जो है मतलब पूरी तरह से रेफरेंस करते हैं। क्लियर है, ये आगे यहाँ तक समझ में, आपको जनरल इंस्ट्रक्शन समझ में आ गए, पैटर्न एक जो था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी एक पैटर्न में हम क्वेश्चंस को देखेंगे और उनका आंसर करेंगे। ठीक है, रेडी हो इन सारी चीजों के साथ में? सो बस एक नोटबुक और पेन और ले लो, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ आपको पता चलने वाले हैं, पहले तो उसको आंसर करना है और इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है, इनको अच्छे से आपको पढ़ना है। अगर आपने इन क्वेश्चंस को पढ़ लिया तो आप बहुत अच्छे से अपनी 12th सोशियोलॉजी के एग्जाम को पास कर पाओगे। क्लियर है, आगे सारी बातें समझ में आ गई, तो फिर अब हम ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको स्टार्ट करेंगे आंसर करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मतलब सेक्शन ए, जहां पर आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आपको जो सोर्स या पैराग्राफ दिया गया है वो ये है। ठीक है, इसको हम पहले रीड करेंगे, फिर इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन होगा उसको हम आंसर करेंगे। देखो, the use of English language as an outcome of changes due to colonialism had many-sided impact and yet paradoxical. English language जो कि colonialism टाइम से इंडिया में यूज हो रही है, उसके बहुत सारे impacts हमको इंडिया में देखने को मिलते हैं। English is not used very widely in India, but now we have a literary writings by Indians in English. English बहुत ज्यादा इंडिया में यूज नहीं की जाती थी, बट धीरे धीरे टाइम के साथ में बहुत सारी लिटरेरी राइटिंग्स है इंग्लिश में जो कि इंडियंस ने लिखी है, मतलब कि इंडियंस को भी जो है इंग्लिश का नॉलेज होता हुआ आ रहा है। एंड दिस नॉलेज ऑफ इंग्लिश हैज गिवन इंडियंस एन एज ओवर अदर्स इन द ग्लोबल मार्केट। और ये जो इंडियंस के पास में एक नॉलेज आया है इंग्लिश को लेके, जहां वो इंग्लिश को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, बहुत अच्छे से बोल पाते हैं, ये उनका नॉलेज उनको ग्लोबल मार्केट में यानी ग्लोबल लेवल पर एक एज प्रोवाइड करता है, उनको एक पुश प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो ग्लोबल मार्केट में compete कर सकते हैं। एंड हाउएवर इंग्लिश स्टिल कंटिन्यूज टू बी अ मार्क ऑफ प्रिविलेज एंड लिंक टू सोशल प्रेस्टीज एंड स्टेटस। लेकिन आज भी इंग्लिश एज अ मार्क ऑफ प्रिविलेज या एज अ स्टेटस सिंबल इंडिया में देखी जाती है। ठीक है, अब ये इंग्लिश लैंग्वेज को लेके एक पैराग्राफ आपने पढ़ा हुआ है, कौन से चैप्टर में पढ़ा हुआ है, इसको एक बार ध्यान करो कि कहां से ये पैराग्राफ मैंने लिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन होगा उसको आंसर करेंगे। सो क्वेश्चन इज, व्हाट हैज गिवन इंडियंस एन एज ओवर अदर्स इन द ग्लोबल मार्केट? इंडियंस को ग्लोबल मार्केट में किस एक चीज ने एज प्रोवाइड करी है? हमने एक चीज अभी यहाँ पर डिस्कस करी पैराग्राफ के अंदर। सो अब आप इसको आंसर करेंगे कि इंग्लिश इज नॉट यूज्ड वेरी वाइडली इन इंडिया, बट नाउ वी हैव लिटरेरी राइटिंग्स बाय इंडियंस इन इंग्लिश एंड दिस नॉलेज ऑफ इंग्लिश हैज गिवन इंडियंस एन एज ओवर अदर्स इन द ग्लोबल मार्केट। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा कि इंडियंस को एक एज किसने प्रोवाइड करी ग्लोबल मार्केट में? पैराग्राफ के बेसिस पर आपसे, सोर्स के बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछा, तो आपने आंसर बता दिया कि पहले इंग्लिश बहुत ज्यादा इंडिया में यूज नहीं की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ में इंग्लिश यूज होने लगी और आज बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो इंग्लिश में लिटरेरी राइटिंग्स, बुक्स वगैरह जो है लिखते रहते हैं, और ये जो इंग्लिश का नॉलेज उन्हें मिला है, दिस हैज प्रोवाइडेड और दिस हैज गिवन इंडियंस एन एज ओवर अदर्स इन द ग्लोबल मार्केट। क्लियर है? मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको इसको 10 to 15 वर्ड्स में आंसर करना है और ये 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो 10 to 15 वर्ड्स आपके इतने वर्ड लिमिट के अंदर हो जाती है, 10 to 15 ही होगा ये मैक्सिमम। ठीक है, और ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग आंसर किया है। अब अगर मैं यहाँ पूरा पैराग्राफ लिखने बैठ जाती या और बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करने लग जाती, तो मुझे ऐसा तो नहीं कि टीचर 5 मार्क्स दे देती, 1 ही मार्क देती, तो हमको वर्ड लिमिट में रह के ही क्वेश्चन को आंसर करना है। क्लियर है? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दैट इज, यहाँ भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, 1 और 2 आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन थे, तो यहाँ भी एक पैराग्राफ दिया है, इसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन को आंसर करना है। ठीक है, नाउ विद द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, एटीट्यूड्स टू रिलीजन, रिचुअल्स एंड सेरेमनीज आर चेंजिंग स्पेशली इन अर्बन एरियाज। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे चाहे रिलीजन को लेके हो, रिचुअल्स को लेके हो, सेरेमनीज को लेके हो, हर एक चीज को लेके अर्बन एरियाज में स्पेशली जो एक आउटलुक है वो चीज चेंज होता जा रहा है। Tribal identity and preservation of tribal culture is being projected through collective and organized celebration of festivals। मतलब वो यहाँ पर ये एक चीज कह रहे हैं कि जैसे जैसे मॉडर्न वर्ल्ड हो रहा है, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम हमारे कल्चर, हमारे रिलीजन, हमारे रिचुअल सेरेमनीज से दूर होते चले जा रहे हैं, या इनको लेके जो एक हमारा एटीट्यूड है वो चेंज होता चला जा रहा है।
बट जो ट्राइबल्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी, अपने कल्चर को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, तो उससे प्रिजर्व करने के लिए वो क्या करते हैं, कलेक्टिव और ऑर्गेनाइज्ड फेस्टिवल्स का सेलिब्रेशन करते हैं। मतलब उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं उनको कलेक्टिव वे में सेलिब्रेट करते हैं, सभी साथ में आके आपस में मिलके जो है सेलिब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से उस फेस्टिवल की इंपॉर्टेंस हमेशा बनी रहे और लोगों को उस फेस्टिवल के बारे में जो है ज्यादा से ज्यादा पता रहे। जब तक आपको उस चीज के बारे में नॉलेज रहेगा तो आप उसको फॉलो करते रहोगे। सो द collective celebration of the tribal festivals are a response to the loss of culture, loss of identity that is common in the society of Arunachal Pradesh। और ये जो collective celebration है tribal festivals का, ये इस एक चीज का रिस्पॉन्स है कि हमारा कल्चर लॉस ना हो, हमारी आइडेंटिटी लॉस ना हो, क्योंकि यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्राइबल्स के लिए। और ऐसा ना होने की वजह से जहां पर कल्चर या को प्रिजर्व करने के लिए किसी तरह की कोई प्रैक्टिसेस नहीं हो रही है, या हम हमारे ट्राइबल फेस्टिवल्स को कलेक्टिवली सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, तो इन चीजों की वजह से हमारा कल्चर, हमारी आइडेंटिटी लॉस्ट होती जा रही है। और ये हमको देखने को मिलता है सबसे अच्छी तरह से अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है? ये एक पूरा आपका यहाँ पर पैराग्राफ, ये एक आपको सोर्स जो है दिया गया था। सोर्स कहाँ से लिया है ये आपको पता करना है। अगर आपने चैप्टर्स बहुत अच्छे से रीड करें तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, सो दिस वॉज योर पैराग्राफ और योर सोर्स। अब इसके बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उसको आपको आंसर करना है। ठीक है, सो देखो, what means are used by the tribal people to preserve their culture and identity। अब अपने कल्चर और आइडेंटिटी को बचाए रखने के लिए ट्राइबल पीपल क्या यूज करते हैं, कौन कौन से मीन्स को जो है यूज करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा आंसर, दैट ट्राइबल आइडेंटिटी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल कल्चर इज बीइंग प्रोजेक्टेड थ्रू कलेक्टिव एंड ऑर्गेनाइज्ड सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स। तो जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखते हैं थ्रू कलेक्टिव एंड ऑर्गेनाइज सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स, जहां पर वो फेस्टिवल्स को एक साथ में कलेक्टिवली और ऑर्गेनाइज्ड वे में सेलिब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से लॉस ऑफ कल्चर या लॉस ऑफ आइडेंटिटी ना हो। क्लियर है? ये भी आया यहां तक समझ में। सो आई होप हमने 2 क्वेश्चंस को आंसर किया, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो जो हमारा सेक्शन ए है दैट इज सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, जहां क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, दोनों में एक सोर्सेस थे और सोर्सेस के बेसिस पर आपको क्वेश्चन को आंसर करना है। 10 to 15 वर्ड्स एंड 1 मार्क। रिपीट क्यों करनी बार बार, ताकि आप भूलो नहीं। क्लियर है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज योर सेक्शन नंबर बी। और सेक्शन नंबर बी है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जहां पर आपको क्वेश्चंस को वेरी शॉर्ट में आंसर करना है। ठीक है, कितनी वर्ड लिमिट है? वर्ड लिमिट है 30 to 40 वर्ड्स, या मैं 30 वर्ड्स ही कहूं, एंड 2 मार्क्स। मतलब यहां पर आपको क्वेश्चन को आंसर करने के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने पूरी तरह से सही आंसर दिया है तो, और 30 वर्ड्स में आपको क्वेश्चन को आंसर करना है। 30 से एक्सीड मत करना, 30 से 40 हो सकता है। ठीक है, 40 बहुत ज्यादा बता दिया मैंने आपको, 30, 35 या 40, इससे ज्यादा एक्सीड मत करना। क्लियर है? 25, 28 भी होता है तो चलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने आंसर लिखा तो आप उसको काउंट कर रहे हैं कि कितने वर्ड्स हो गए, 1 2 3 4, ऐसा नहीं होता। एक अप्रोक्सीमेट आइडिया आपको हो जाता है जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो। अगर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपने पढ़ सब कुछ लिया होगा, बट मे भी आप अपने आंसर्स को अच्छे से प्रेजेंट ना कर पाओ। तो इसलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी जरूर करना, तो उससे वर्ड लिमिट का भी अंदाजा आपको हो जाएगा और साथ ही साथ में आपको कौन से क्वेश्चंस को किस तरह से आंसर करना है ये भी पता चल जाएगा। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। So question says differentiate between strike and lockout। स्ट्राइक और लॉकआउट इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आपको बताना है। और इसी क्वेश्चन को और किस तरह से पूछा जा सकता है, इन रिस्पॉन्स टू हार्श वर्किंग कंडीशंस वर्कर्स हैव एक्सप्रेस्ड एंगर थ्रू ट्रेड यूनियंस। डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्राइक एंड लॉकआउट इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। जब बहुत ही ज्यादा हार्श वर्किंग कंडीशंस हो जाती हैं, मतलब कि जो वर्कर्स हैं वो बहुत ही बुरी वर्किंग कंडीशंस में काम कर रहे हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में वो अपना गुस्सा ट्रेड यूनियंस के थ्रू जो है मतलब एक्सप्रेस करते हैं। इस एक स्टेटमेंट में या इस एक स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको ये बताना है कि स्ट्राइक और लॉकआउट क्या होता है। तो पूछा आपसे दोनों ही क्वेश्चन में स्ट्राइक और लॉकआउट का डिफरेंस है, बस ये है कि क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आपसे डायरेक्टली पूछ लिया गया है कि स्ट्राइक और लॉकआउट के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो बताओ, और ये आपसे थोड़ा सा इनडायरेक्टली घुमा के पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा सा घुमा फिर आगे क्वेश्चन आया है। सो बेसिकली बताना वही है कि स्ट्राइक और लॉकआउट के बीच में क्या एक डिफरेंस होता है। क्लियर है? आगे क्वेश्चन समझ में। अब देखो आंसर कैसे लिखोगे। सो वर्कर समटाइम्स यूज अ मेथड इन अपोजिशन टू द हार्श वर्किंग कंडीशंस व्हिच इज कॉल्ड अ स्ट्राइक।
वर्कर्स कभी कभी जब बहुत ज़्यादा हार्श वर्किंग कंडीशंस हो जाती हैं, जब मतलब ऐसा हो जाता है ना कि बहुत बुरी कंडीशंस में वो काम कर रहे हैं, ना ही उनको प्रॉपर वेजेस मिल रहे हैं और घंटों तक उनसे काम करवाया जाता है, उनको बीच में लंच ब्रेक तक नहीं दिया जाता है, किसी तरह की कोई फैसिलिटीज भी नहीं है, हो सकता है 2-2 दिन तक वो अपने घर भी नहीं जा पाते, इतना ज़्यादा काम हो जाता है। और जो मतलब वहाँ पर जिस तरह के रूल्स रेगुलेशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हार्श हैं, बहुत ज़्यादा क्रूअल हैं। तो ऐसे टाइम पे वर्कर्स क्या करते हैं, बहुत बार अपोज करने के लिए स्ट्राइक किया करते हैं। ठीक है, ऐसे वर्किंग कंडीशंस को अपोज करने के लिए या इन अपोजिशन स्ट्राइक किया करते हैं। नाउ व्हाट इज स्ट्राइक? सो इन दिस द वर्कर्स एक्सप्रेस देयर एंगर बाय नॉट गोइंग टू वर्क सो दैट देयर डिमांड्स कुड बी मेट। तो स्ट्राइक जिसे हिंदी में कहा जाता है हड़ताल करना। ठीक है, तो स्ट्राइक में वो क्या करते हैं कि वो वहां नहीं जाते, मतलब वर्कर्स जो हैं वो काम पर नहीं जाते हैं और ऐसे बोल देते हैं कि अब से हम काम पर नहीं आएंगे और ना ही हमारे साथी काम पर आएंगे, और जब तक आप हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं कर लेते हो तब तक हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस एक तरीके से जो है स्ट्राइक्स की जाती है। स्ट्राइक का मतलब क्या है कि आप वर्क पर नहीं जा रहे हो, और ये किसकी तरफ से हो रहा है कि वर्कर्स की तरफ से हो रहा है। वर्कर्स नॉट गोइंग टू वर्क, दैट इज योर स्ट्राइक। ठीक है, वर्कर्स काम करने नहीं जा रहे हैं, दिस इज योर स्ट्राइक। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था लॉकआउट। Lockout is a counter method used by the management against the workers in which they prevent the workers from carrying any violent activity during a strike by locking up the gates. Lockout को आप बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हो लॉकिंग अप के थ्रू। लॉकिंग अप करना मतलब क्या होता है कि बंद कर देना। ठीक है, किसी जगह पर जो है ताला लगा देना, उसको लॉक कर देना। ठीक है, दैट इज योर लॉकिंग अप। सो लॉकआउट का मतलब क्या है? लॉकआउट एक ऐसा काउंटर मेथड है जो कि मैनेजमेंट यूज करती है। मतलब जब वर्कर्स काम करने नहीं आते हैं या काम बंद का जो है एक तरीके से वो छोड़ देते हैं, आंदोलन छेड़ देते हैं, या फिर किसी भी तरीके से स्ट्राइक को जो है स्टार्ट कर देते हैं कि अब हम काम करने नहीं आएंगे, या ये भी हो सकता है कि फैक्ट्री के बाहर ही बैठ जाएं बिल्कुल सारे वर्कर्स आके कि हम जो है काम करने नहीं आएंगे, तब मैनेजमेंट क्या करता है? लॉकआउट करता है। मतलब जो फैक्ट्री या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके गेट्स को लॉक कर देता है। ठीक है, उसके जो गेट्स होते हैं उसको लॉक कर देता है ताकि जो भी वर्कर्स बाहर बैठे हुए हैं या स्ट्राइक कर रहे हैं वो किसी भी तरह की कोई भी वायलेंट एक्टिविटी ना करें। ठीक है, जैसे कि वर्कर्स ने बोल दिया कि अब से हम काम पर नहीं आएंगे, दैट इज स्ट्राइक, और मैनेजमेंट ने वहां से जो है गेट्स को क्लोज कर दिया ताकि वर्कर्स किसी तरह की वायलेंट एक्टिविटी, ऐसा ना हो कि वो तोड़फोड़ कर दे अंदर आके गुस्साए हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं? लॉकआउट कर देते हैं, गेट्स को बंद कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, दैट इज लॉकआउट। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस है स्ट्राइक और लॉकआउट के बीच में। देखो, जब हम यहाँ पर क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट भी और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आपने पढ़ा तो है चैप्टर के अंदर सारी चीजों को, बट जैसे कभी कभी स्टूडेंट्स हो जाते हैं कि पढ़ लिया लेकिन समझ में उस टाइम पे समझ में आ गया लेकिन बाद में भूल भी जाते हैं, तो अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। बट ध्यान क्या चीज का रखना, समझाऊंगी तो मैं सारी चीजें कि मेनली क्वेश्चन कैसा आएगा और दूसरी तरफ आपको उसको किस तरह से आंसर करना है। ठीक है, किस तरह से आपको उसमें पॉइंट्स लिखना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा गया था कि स्ट्राइक और लॉकआउट का क्या डिफरेंस है, तो आपने बताया कि वर्कर्स अपोज करने के लिए हार्श वर्किंग कंडीशंस को स्ट्राइक करते हैं, और जब वो स्ट्राइक करते हैं तो वर्कर्स अपने गुस्से को दिखाते हैं काम पर ना जाके। ठीक है, नॉट गोइंग टू वर्क, और ताकि उनकी डिमांड्स को मीट कर लिया जाए। ठीक है, उनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया जाए। दिस इज योर स्ट्राइक। एंड लॉकआउट काउंटर मेथड है जो कि मैनेजमेंट यूज करती है वर्कर्स के अगेंस्ट में बाय लॉकिंग अप द गेट्स को लॉक कर देती है ताकि वर्कर्स किसी तरह की कोई वायलेंट एक्टिविटी ना कर पाए। ये सिंपल सा आंसर है जो आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिखना है। ठीक है, बाकी मैंने आपको क्लियर करने के लिए और ज्यादा डिटेल में उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। आगे ये भी समझ में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। डिफरेंशिएट बिटवीन अ रिफॉर्मिस्ट एंड रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। आपने सोशल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा हुआ है, उसी में आपने पढ़ा कि एक रिफॉर्मिस्ट होती है और एक रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट होती है। तो इन दोनों के बीच का क्या एक बेसिक डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर बताना है। एंड अगेन क्या ध्यान में रखना है? वर्ड लिमिट दैट इज 30 वर्ड्स एंड मार्क्स दैट इज 2 मार्क्स। क्लियर है? अब देखो स्टार्ट किया वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपसे पूछा गया है डायरेक्टली बस उसको ही हमको आंसर करना होता है, क्योंकि वर्ड लिमिट्स हमारे पास में बहुत कम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर बताया सबसे पहले रिफॉर्मिस्ट सोशल मूवमेंट क्या होती है, फिर उसके बाद में रिवॉल्यूशनरी सोशल मूवमेंट क्या होती है। सो रिफॉर्मिस्ट, दीज स्ट्राइव टू चेंज द एग्जिस्टिंग सोशल एंड पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स थ्रू ग्रेजुअल एंड इंक्रीमेंटल स्टेप्स। रिफॉर्मिस्ट सोशल मूवमेंट जिसे हम कनेक्ट कर सकते हैं एक वर्ड रिफॉर्म के साथ में। रिफॉर्म यानी क्या? जहां हम किसी तरह का कोई
कोई चेंज लेके आना चाहते हैं, हम किसी तरह का कोई सुधार लेकर आना चाहते हैं, दैट इज योर रिफॉर्म्स। तो रिफॉर्मिस्ट सोशल मूवमेंट्स क्या होती हैं कि जहां पर हम जो भी सोशल पॉलिटिकल अरेंजमेंट है उसमें चेंज लेके आना चाहते हैं या रिफॉर्म करना चाहते हैं थ्रू ग्रेजुअल या इंक्रीमेंटल स्टेप्स। मतलब कि स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके हम इसमें जो है चेंज लेकर आते हैं या रिफॉर्म लेकर आते हैं, दैट इज योर रिफॉर्मिस्ट सोशल मूवमेंट। एंड व्हाट इज योर रिवॉल्यूशनरी सोशल मूवमेंट्स? सो दीज अटेम्प्ट्स टू रेडिकली ट्रांसफॉर्म सोशल रिलेशंस ऑफन बाय कैप्चरिंग स्टेट पावर। रिवॉल्यूशनरी सोशल मूवमेंट्स जहां पर हम रिवॉल्यूशन या रेडिकल आइडियाज के थ्रू, ठीक है, रेडिकल आइडियाज या मतलब बहुत ही ज्यादा उत्तेजित हम हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा हम गुस्से में आ जाते हैं और इवन हम स्टेट पावर या गवर्नमेंट को हटा के जो है उसको भी कैप्चर करने के बाद में, पावर को कैप्चर करने के बाद में चेंज लेकर आते हैं। तो रिफॉर्मिस्ट जहां हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज लेकर आ रहे हैं और रिवॉल्यूशनरी जहां हम रेडिकल चेंजेस चाहते हैं सोशल या पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स के अंदर, दैट इज योर रिवॉल्यूशनरी सोशल मूवमेंट्स। क्लियर है? ये भी आगे यहां पर समझ में कि दोनों के बीच का एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 एंड इट्स आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा है कि ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हो? तो ये सबसे सिंपल सा क्वेश्चन और इसका आंसर भी बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। सो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? इट इज अ प्रोसेस इन विच द इकोनॉमी ऑफ वन कंट्री इज इंटीग्रेटेड एंड कनेक्टेड टू द इकोनॉमी ऑफ अनदर कंट्री। इसको समझाने के लिए मैंने आपको हमेशा से एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल यूज किया है कि जैसे सपोज ये पूरा वर्ल्ड है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड है और ये इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, ये अपना ट्रेड और जो भी अपनी इकोनॉमी पॉलिटी सब कुछ अपने अकॉर्डिंग जो है रन करती हैं, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, इनका अपना इकोनॉमी है, इनकी अपनी पॉलिटी है, अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर है, सब कुछ है। लेकिन जब हमने ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करी या ग्लोबलाइज जब पूरा वर्ल्ड हो गया तो हमने क्या किया, ये पूरा वर्ल्ड एक सिंगल मार्केट हो गया, ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड जो है एक सिंगल मार्केट हो गया। ग्लोबलाइजेशन मेनली हम इकोनॉमी के अंदर स्टडी करते हैं, बट ग्लोबलाइजेशन के अंदर सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी हर एक चीज का एक्सचेंज होता है और ये पूरा वर्ल्ड एक सिंगल इकोनॉमी बन जाता है या एक सिंगल ग्लोब, मतलब एक तरीके से सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ में इंटर कनेक्ट हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी बाउंड्रीज हट जाती हैं, बाउंड्रीज रहती हैं, बट ये एक दूसरे के साथ में जो है इजीली ट्रेड कर सकते हैं, अपनी जो है मतलब गवर्नेंस स्टाइल को और जो भी सारे आइडियाज होते हैं, टेक्नोलॉजी जो होती है, सोसाइटी होती है, सोसाइटी के अपने नॉर्म्स होते हैं, कल्चर होता है, इन सारी चीजों को एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज कर सकते हैं, इंटर कनेक्ट, इंटीग्रेट हो जाते हैं। सो बहुत ही सिंपल टर्म्स में ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर एक कंट्री की इकोनॉमी दूसरी कंट्री की इकोनॉमी के साथ में इंटीग्रेट हो रही है या कनेक्ट हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, इंटीग्रेट हो रही है या फिर हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज योर ग्लोबलाइजेशन। सो द टर्म ग्लोबलाइजेशन जनरली इंडिकेट्स द इंटर रिलेशनशिप्स एंड इंटरलिंकिंग बिटवीन द लोकल एंड ग्लोबल मार्केट्स। तो जो एक आपका लोकल मार्केट होता है और एक जो आपका ग्लोबल मार्केट होता है, ये आपने चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, स्पेशली जब हमने चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी पढ़ा हुआ था कि कैसे रूरल सोसाइटी जो है, इंडिया के जो विलेजेस हैं वो पूरे वर्ल्ड के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि लोकल मार्केट जो है वो पूरे ग्लोबल मार्केट्स के साथ में इंटरकनेक्ट हो जाता है, इंटरलिंक हो जाता है। यहाँ पर आप फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर विदाउट मच रिस्ट्रिक्शंस इजीली कर सकते हो। मतलब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर सकते हो, आपके अपने कल्चर को भी जो है एक्सचेंज कर सकते हो, साथ ही साथ में गुड्स को भी एक कंट्री से दूसरी जगह पर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो दैट इज योर ग्लोबलाइजेशन। अब मैंने आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स बताए हैं और अगर 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप ये सारे 3 पॉइंट्स लिख दोगे तो आप वर्ड लिमिट को एक्सीड कर जाओगे, तो लिख भी सकते हो। और बाकी अगर आपको इनमें से कोई भी 1 या 2 पॉइंट रेलिवेंट लगता है उस टाइम पे आपको जो भी ध्यान में रहता है तो आप उसको भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको सारे पॉइंट्स बता रही हूँ, सारी मतलब पॉसिबिलिटीज कि आप क्या सारी चीजें उसमें इंक्लूड कर सकते हो। क्लियर है? ये भी आगे यहाँ तक समझ में, आई होप इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। सो 5 क्वेश्चंस को हमने आंसर कर लिया है अभी तक, टोटल 14 क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। अभी हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को आंसर कर रहे हैं, ठीक है, आंसर टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में पढ़ा हुआ है, तो इसका क्या मीनिंग होता है ये आपको बताना है, ठीक है। आपको 30 to 40 वर्ड्स में बताना है। मैं यहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स बता दे रही हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बेसिकली होता क्या है। आप उसको अपने वर्ड्स में भी जो है डिफाइन कर सकते हो जब भी आप क्वेश्चन को आंसर करो एग्जाम में, और आप कोशिश करो कि क्वेश्चन के आंसर को पॉइंट्स में लिखना, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखोगे तो ज्यादा क्लियर रहेंगे, जहां जरूरत है वहीं पैराग्राफ लिखना, अदरवाइज पॉइंट वाइज चलना। चार्ट्स और फ्लो चार्ट जो मैंने हमेशा आपको बताया वो सारी चीजें आंसर्स में इंक्लूड करना, ठीक है। अभी नहीं, मतलब वेरी शॉर्ट में नहीं, लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में,
ठीक है, अब आ जाओ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर। सो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? सो बेसिकली इट मींस एन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन दैट इज कैरिड आउट बेस्ड इन एन एग्रीमेंट बिटवीन कंपनीज, बायर एंड अ फार्मर। मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को लेके, जहां भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वगैरह हो रहा होता है वहां पर हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर और फार्मर के बीच में, यानी जो किसान है वो और जो किसान जो भी सारा प्रोड्यूस करेगा अपने एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर, उस सारे प्रोड्यूस को परचेस करने वाला या बाय करने वाला और दी कंपनी। मतलब एक कंपनी होती है और एक फार्मर होता है, जहां इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि जो भी फार्मर प्रोड्यूस करेगा उस सारे प्रोड्यूस को कंपनी जो है वो परचेस कर लेगी और उसका अमाउंट फार्मर को दे देगी। इस एक चीज को लेके पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड दैट इज इन सिंपल वर्ड्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। क्लियर है? सो ये उसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द कंपनी आइडेंटिफाइज द क्रॉप्स टू बी ग्रोन, प्रोवाइड सीड्स एंड अदर इनपुट्स एज वेल एज नो हाउ एंड आल्सो वर्किंग कैपिटल। तो इस तरह की फार्मिंग में जो भी कंपनी होती है वो फार्मर के साथ में सारी चीज पर जो लेके मतलब डिस्कशन कर लेती है कि किस तरह का क्रॉप वो चाहती है कि आप ग्रो करो, इसके बाद में उस क्रॉप को ग्रो करने में आपको किस तरह के इनपुट सारे लगने वाले हैं, कौन कौन सी सीड्स, कौन कौन से फर्टिलाइजर्स, कौन कौन से आपको जो है सारे मतलब जो भी सारी चीजें नेसेसिटीज आपको लगने वाली हैं वो, और साथ ही साथ में वर्किंग कैपिटल भी कंपनी ही प्रोवाइड करती है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हो गया कि जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो उस एक टाइम पीरियड में आपको जो भी सारे रिक्वायरमेंट्स लगने वाले हैं वो सारी चीज प्रोवाइड करती है कंपनी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेस कंपनी है, तो लेस कंपनी को सबसे ज्यादा किसकी रिक्वायरमेंट है? पोटैटो की रिक्वायरमेंट है। तो उसने एक फार्मर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप मुझे जो है पोटैटो ग्रो करके दो, उसके लिए मैं आपको सारी जितनी भी इनपुट्स लगेंगे वो सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप सारा जो है प्रोडक्शन करके उसको मुझे सेल आउट कर देना और मैं आपको इतने रुपए रेट से जो है या इतने पर जो भी किलोग्राम वगैरह के रेट से जो है पूरे पोटैटोस को परचेस कर दूंगा। क्लियर है? दैट इज इन वेरी सिंपल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये एग्जांपल भी आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट, इन रिटर्न द फार्मर इज अश्योर्ड ऑफ अ मार्केट बिकॉज द कंपनी गारंटीज दैट इट विल परचेस अ प्रोड्यूस एट अ प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड प्राइस। और यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि फार्मर को एक गारंटी हो जाती है कि मैं जो भी प्रोड्यूस करूंगा वो सारा का सारा सेल आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से मुझे एक फिक्स्ड इनकम जो है वो मिलने वाली है। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो पूरा मतलब चलती है और इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंडिया में होती है। ठीक है, क्लियर है? ये मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए। अब मान लो सिर्फ यही क्वेश्चन आया था और आपको इसको आंसर करना है 30 to 40 वर्ड्स में, तो आप इसको कैसे करोगे? सबसे पहले एक इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख दी, इसके बाद में आपने लिखा इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द कंपनी प्रोवाइड्स ऑल द इनपुट्स एंड द नो हाउ आल्सो द वर्किंग कैपिटल टू द फार्मर एंड इन रिटर्न फार्मर हैज एन एश्योर्ड गारंटी ऑफ दैट ही विल गेट अ रिटर्न फ्रॉम द मार्केट और हिज प्रोड्यूस विल गेट मतलब उसका जो भी सारा प्रोड्यूस होगा वो सारा का सारा सोल्ड आउट हो जाएगा और उसको एक जो है प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, सो ये जो मैंने 2 पॉइंट्स यहाँ पर बाइफरकेट करके लिखे, आप इन दोनों पॉइंट्स को साथ में मिला देना। साथ में मिला देने का मतलब ये है कि आप उसको अपने वर्ड्स में एक ही लाइन में लिख देना, तो आपके वर्ड लिमिट के अंदर रह के आप अपने क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। क्लियर है? ये भी आए यहाँ तक समझ में? आई होप इतने में भी कोई डाउट नहीं होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 7। Economists and others have often made a distinction between the organized or formal and the unorganized or informal sector. Justify. Now, इकोनॉमिस्ट एंड अदर्स ने एक डिस्टिंक्शन बनाया है ऑर्गेनाइज्ड या फॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड या इनफॉर्मल सेक्टर के बीच में। इस एक डिस्टिंक्शन को आपको जस्टिफाई करना है। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है ना कि ऑर्गेनाइज्ड या फॉर्मल सेक्टर होता है और एक दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड या इनफॉर्मल सेक्टर। सो इन दोनों के बीच का एक बेसिक डिस्टिंक्शन क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखो, An organized sector consists of all units employing 10 or more people throughout the year. Organized sector क्या होता है? एक ऐसा सेक्टर जहां पर जितनी भी यूनिट्स होती हैं वो पूरे एक साल के अंदर 10 या उससे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। दैट इज योर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। These have to be registered with the government to ensure that their employees get proper salaries or wages, pension and other benefits. ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है ये रजिस्टर्ड होना चाहिए गवर्नमेंट के साथ में, ताकि इसके थ्रू हम ये एक चीज इंश्योर कर सकें कि जितने भी एम्प्लॉयज यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं उनको प्रॉपर सैलरीज मिलती हैं, उनको प्रॉपर वेजेस मिलते हैं, उनको जो है प्रॉपर पेंशन मिलेगी और अदर बेनिफिट्स भी उनको मिलते हैं। दैट इज योर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, सबसे पहली चीज तो 10 और मोर पीपल को एम्प्लॉय करें थ्रू आउट द ईयर एंड सेकेंडली रजिस्टर्ड होने चाहिए गवर्नमेंट के साथ में।
नेक्स्ट है आपका अनऑर्गेनाइज्ड या इनफॉर्मल सेक्टर. सो इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर द एम्प्लॉइज डू नॉट गेट प्रॉपर सैलरीज, वेजेस, पेंशन एंड अदर बेनिफिट्स एंड गवर्नमेंट हैज मेड लॉज टू इंश्योर दैट द वर्कर्स आर बेनिफिटेड बट दे आर लेफ्ट टू द डिसीजंस ऑफ द एम्प्लॉयर और द कॉन्ट्रैक्टर. लेकिन जो आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है वहां पर एम्प्लॉइज को प्रॉपर सैलरीज मिलेंगी, वेजेस मिलेंगे या फिर पेंशन, अदर बेनिफिट्स मिलेंगे, दैट इज नॉट सिक्योर्ड. और साथ ही साथ में ये गवर्नमेंट के साथ में रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं. बट गवर्नमेंट कुछ ना कुछ जो है लॉज वगैरह बनाती रहती है ताकि वर्कर्स जो हैं यहाँ पर उनको बेनिफिट्स मिलते रहें. बट यहाँ पर सारे डिसीजन जो है, मतलब फाइनल डिसीजन जो है वो कौन लेते हैं? जो भी एम्प्लॉयर या जो भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं. गवर्नमेंट की बस हाँ मतलब ये है कि लॉज बने हुए हैं तो उन लॉज को हमको फॉलो करना है. बट मेनली जो मेन यहाँ पर डिसीजन टेकर्स होते हैं दोज आर दी कॉन्ट्रैक्टर्स और दी एम्प्लॉयर्स. तो ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में. आप चाहो तो इस डिस्टिंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो कि आपने ये जो है पूरा ऐसे चार्ट बनाया और आपने यहाँ पर लिखा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और यहाँ आपने लिखा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ठीक है, और फिर उसके बाद में आप लिख दो जो भी सारे पॉइंट्स हैं कि यहाँ पर 10 और मोर एम्प्लॉइज को जो है हर एक साल एम्प्लॉय किया जाता है. यहाँ पर जो और यहाँ पर प्रॉपर सैलरीज, वेजेस वगैरह मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा जो है प्रॉपर सैलरीज, वेजेस वगैरह फिक्स्ड ये सारी चीजें नहीं होती हैं और ना ही सभी को पेंशन या अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, इवन मिलते ही नहीं है. ठीक है, और फिर उसके बाद में ये रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के साथ में, ये गवर्नमेंट के साथ में रजिस्टर्ड नहीं होती लेकिन गवर्नमेंट लॉज बनाती रहती है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. क्लियर है? तो इस एक तरीके से भी आप डिस्टिंक्शन बना सकते हो. आप 15 वर्ड्स यहाँ 15 वर्ड्स यहाँ कर दो, आपका 30 वर्ड्स हो जाएंगे, है ना. तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी आंसर कर सकते हो. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8. इन व्हाट वे डज टाइम स्लेवरी इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्रियल सोसाइटी? किस तरह से टाइम स्लेवरी जो होती है वो एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती है? क्या एक चीज? टाइम स्लेवरी. नाउ व्हाट इज दिस टाइम स्लेवरी? सो टाइम स्लेवरी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है. कैसे टाइम स्लेवरी इंडस्ट्रियल सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती है वो आपको यहाँ पर बताना है. तो अब आप आंसर कैसे लिखोगे? देखो, time slavery refers to employee working for more than 10 to 12 hours a day in order to meet the deadlines and complete the projects. time slavery का मतलब क्या है कि जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो अपने वर्क को 10 to 12 आवर्स के बीच में पूरा कंप्लीट करें. जो भी उनको डेडलाइंस दी गई हैं, जो भी उनके सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट किया जाए. जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज कोई पर्सन है जो 10 to 6 जॉब करता है. 10 to 6 मतलब सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक वो पूरा जो है मतलब ये उसका टाइम पीरियड है. इतने टाइम तक वो ऑफिस आता है, काम करता है और इस 10 to 6 में उसको जितने भी डेडलाइंस दिए गए हैं वो उसको पूरे कंप्लीट करने होते हैं. दैट इज टाइम स्लेवरी. कि आपको एक टाइम के अंदर बाउंड कर दिया गया है, उस टाइम के अंदर रहकर ही आपको अपने सारे टारगेट्स, आपको अपने सारे जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करना है एंड दैट इज टाइम स्लेवरी. Sometimes it leads to a condition where the employees work overnight and this might put extra stress on them. और आपने ये भी देखा होगा बहुत बार, आपने अपने पेरेंट्स को भी देखा होगा अगर वो भी कंपनीज वगैरह में या स्पेशली जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है, मतलब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ प्राइवेट में ही होती, पब्लिक में भी ये चीजें होती हैं कि जैसे आपको 10 to 6 टाइम दिया है बट अगर आपके टारगेट 6 PM तक कंप्लीट नहीं होते हैं तो आप ओवर टाइम करते हो, आप रुक भी जाते हो. आप हो सकता है कि आप 11 PM तक जो है वर्क कर रहे हो क्योंकि आपके टारगेट्स तब तक कंप्लीट नहीं हुए थे. तो आपको देर तक रुकना है क्योंकि आपके टारगेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ना कि आपके वर्किंग आवर्स. ठीक है, तो बहुत बार ये सारी चीजें भी होती हैं कि जहां पर एम्प्लॉइज जो होते हैं वो ओवरनाइट काम कर रहे हैं और जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में भी आ जाते हैं. सो दैट इज टाइम स्लेवरी. और इस तरीके से टाइम स्लेवरी जो है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती है. तो ये जो मैंने एक लाइन बोली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लास्ट में लिखना है. मतलब आपने ये 2 पॉइंट्स तो लिखे, इसके बाद में आप लिख दो कि therefore time slavery influenced the industrial society in these ways discussed above. क्लियर है? ये भी आ गया यहाँ पर समझ में कि टाइम स्लेवरी क्या होती है. सबसे पहले उसका मीनिंग बता दिया और फिर कैसे ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी को अफेक्ट कर रही है. तो इसकी वजह से जो हमारे एम्प्लॉइज होते हैं वो ओवरनाइट भी वर्क करते हैं जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस हो जाता है, बहुत बार डिप्रेशन भी हो जाता है. तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती है. ठीक है, अब आपके ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. मेंशन 2 इंपॉर्टेंट रीजंस दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड फॉर द राइज ऑफ दलित मूवमेंट्स. कोई 2 ऐसे कारण बताओ जिसकी वजह से दलित मूवमेंट जो है वो होती है या दलित मूवमेंट्स किस एक चीज से एट्रीब्यूटेड होती है, अपने आप को किस एक चीज से कनेक्ट करती है, दलित मूवमेंट्स क्यों होती हैं बेसिकली, वो उसके लिए आपको 2 रीजंस बताने. ठीक है, देखो जो ये क्वेश्चंस है ना बहुत बार ऐसा होता है, अपन लोग ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं तो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स क्या होते हैं जब क्वेश्चन देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है हाँ इसके बारे में मुझे बहुत सारी चीजें पता है तो वो सारा कुछ लिख देते हैं. जैसे दलित मूवमेंट आपने सुना तो हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है दलित मूवमेंट के बारे में. आपने टाइम स्लेवरी पढ़ा तो आपको टाइम स्लेवरी के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना. और ये मैं बार बार क्यों बोलती हूँ
ऐसा तो है नहीं कि मुझे बार बार बोलना अच्छा लगता है, बट जस्ट इसलिए कि आप इन चीजों को ध्यान में रखो, कभी भी इस टाइम लिमिट को वर्ड लिमिट को आप एक्सीड ना करो। टाइम लिमिट को भी एक्सीड मत करना, क्योंकि उसके बाद में टाइम तो मिलता नहीं है, कॉपी ले लेते हैं जो भी टीचर्स होते हैं, इन्विजिलेटर्स होते हैं वहां पर, तो इसीलिए वर्ड लिमिट को एक्सीड मत करना। 2 रीजंस पूछे, बेसिक रीजंस पूछे हैं दलित मूवमेंट के राइज को लेके, वो बेसिक 2 रीजंस यहाँ पर बता दो वर्ड लिमिट के अंदर रहते हुए। सो आपने बताया कि 2 important reasons that can be attributed for the rise of Dalit movements are as follows. First, it is a struggle for self-confidence and a space for self-determination. It is a struggle for abolishment of stigmatization that untouchability implied. तो मतलब क्या हो गया यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि सबसे पहली चीज तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और दूसरा सेल्फ डिटर्मिनेशन, हमको भी डिटरमाइन किया जाए, हम भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप कर सकें, ताकि हमें भी एक रिस्पेक्ट जो है वो सोसाइटी में मिले, एक डिग्निटी हमारी भी हो सोसाइटी के अंदर। एंड सेकेंडली, ये जो स्टिग्मा है, अनटचेबिलिटी ने जिस एक चीज को बनाया हुआ है कि ये जो है पॉल्यूटेड हैं, जो दलित पीपल है, हमको उनके टच में नहीं आना है, हमको उनके कांटेक्ट में नहीं आना है, वो जहां पर है हमें वहां पर नहीं रहना है, वो जहां खाना खाते हैं हमें वहां पर खाना नहीं खाना है, वो जहां से पानी पीते हैं हमें वहां से पानी नहीं पीना है। तो ये जो सारे स्टिग्मा बनाए हुए हैं अनटचेबिलिटी की वजह से, हमको इन स्टिग्मास को खत्म करना है, इस एक चीज का भी स्ट्रगल है। सो बेसिकली ये 2 रीजन जो है हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए, और भी ढेर सारे रीजन है, बट यहाँ हमसे 2 पूछे थे। और इस एक लाइन को मैंने मार्क क्यों करके रखा हुआ है, क्योंकि आंसर जब भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जब आप आंसर को स्टार्ट करो तो ये आपकी इंट्रोडक्टरी लाइन जरूर होना चाहिए कि 2 important reasons that can be attributed for the rise of Dalit movements are as follows or are discussed below। ठीक है, इस एक तरीके से लाइन जो होती है ना, वो इंट्रोडक्टरी लाइन होती है, उसको जरूर लिखना है। ऐसा नहीं है आपने क्वेश्चन देखा और फिर उसके बाद में आपने स्टार्ट करा, आपने लिखा जस्ट फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज ए स्ट्रगल फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेकंड पॉइंट इज ए स्ट्रगल फॉर दिस एबॉलिशमेंट ऑफ स्टिग्मेटाइजेशन और कंप्लीट। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक इंट्रोडक्टरी लाइन जो है वो होनी ही चाहिए। तो इसको जरूर आप अपने आंसर्स में इंक्लूड करना। ठीक है, ये भी आगे यहाँ पर समझ में। सो आई होप हमने जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस करे और जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करे वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे 3rd पार्ट पर या सी सेक्शन पर, दैट इज योर सेक्शन नंबर सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस को शॉर्ट में आंसर करेंगे। शॉर्ट में हम कितनी वर्ड लिमिट्स के अंदर आंसर करेंगे, सो दैट इज योर 80 वर्ड लिमिट्स। ठीक है, आपके पास में 80 वर्ड लिमिट है और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनको आपको 4 मार्क्स के अंदर जो है मतलब आंसर करना है, या ये सभी क्वेश्चंस 4 मार्क्स के हैं। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। जो आपका सेक्शन सी है उसमें 3 क्वेश्चंस आएंगे, 10, 11, 12, जो कि आपको 80 वर्ड्स में आंसर करने हैं और 4 मार्क्स आपको इसके लिए मिलने वाले हैं। ये ध्यान में रखना। ठीक है, वर्ड लिमिट मार्क्स को देख के ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को आंसर करोगे तो इजीली अच्छे से जो है मतलब हर एक क्वेश्चन को प्रॉपरली आंसर कर पाओगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट रोल डिड सिटीज प्ले इन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एम्पायर्स। जो भी एम्पायर्स बनी हुई हैं उसमें सिटीज क्या एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, किस तरह की एम्पायर्स की यहाँ पर बात हो रही है, किस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम की यहाँ पर बात हो रही है, कौन से चैप्टर में आपने ये एक चीज पढ़ी थी। अच्छा देखो, एक और चीज मैं आपको बताऊं कि यहाँ हम जो भी सैंपल क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, पढ़ते तो आप हो, आपको मार्किंग भी पता है कि हाँ चैप्टर 1 5 मार्क्स का है, चैप्टर 2 5 मार्क्स का है, फिर जो बाकी 3 चैप्टर्स हैं वो 10 मार्क्स के, ये आपको पता है कि इतने मार्क्स का यहाँ से आएगा। बट किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, देखो सबसे अच्छी चीज तो ये है कि पहली बार सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिया, तो उससे आपको ये एक आइडिया है कि मेरा क्वेश्चन पेपर इस तरीके का आने वाला है, 40 मार्क्स से, ये आपको पता है। बट हम बहुत बार पढ़ लेते पर हमको पता नहीं होता कि क्वेश्चन कहां से आया है, कौन से चैप्टर से बना हुआ है। तो अगर ये मतलब थोड़ा सा आपके लिए स्मार्ट वर्क है, यहाँ पर जो भी सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं आप उसमें देखो कि कौन सा क्वेश्चन या सेक्शन, जैसे 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन डी में 2 क्वेश्चंस है, तो वो 2 क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से आ रहे हैं, वो जो 4 क्वेश्चंस आपसे 3 क्वेश्चन जो आपसे सेक्शन सी में पूछे जाएंगे वो कौन कौन से चैप्टर से आ रहे हैं। तो वो सारा कुछ जो है मार्क्स के अकॉर्डिंग ही डिवाइड किया गया है। तो अगर इन चीजों को ध्यान में रखोगे तो आप बहुत अच्छे से चैप्टर्स को भी प्रिपेयर कर लोगे। तो जैसे बेसिकली जितना मैंने समझा यहाँ पर मतलब सैंपल क्वेश्चन पेपर को देख के और सीबीएसई के पैटर्न्स को देखकर, तो जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है ये आपके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से आएंगे। ठीक है, ये 1 मार्क क्वेश्चंस हैं, ये आपके चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से आने वाले हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो आपके 3 to 9 तक लेकर हैं। तो ये आपके सभी क्वेश्चन में से मिक्स आएंगे, स्पेशली ये आएंगे आपके चैप्टर, सॉरी सभी चैप्टर से मिक्स आएंगे, चैप्टर 4, 5 और 8। बेसिकली ये जो आएंगे ये आपके 4, 5 और 8 जो चैप्टर है उसमें से ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे और ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर है 10, 11 और 12, ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये आपके 4 मार्क्स के हैं, ठीक है। और ये आप देखो कि जब हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो कि 5 मार्क्स के हैं, इसमें से हमने 1 और 1 मार्क के क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं, तो अब 4 मार्क्स बच गए दोनों के, है ना। देखो चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, 1 मार्क हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन कर ही लिया 1 मार्क का, अब 4 मार्क्स का बचा, तो ये आपका 10, 11, 12 जो है वो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 में से, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे वो चैप्टर 1, चैप्टर 2 और इसमें से एक आध क्वेश्चन 4 या 5 से भी आ सकता है। और जो आपके लास्ट क्वेश्चन है दैट इज योर 13 एंड 14, वो मेनली आपका आएगा चैप्टर नंबर 8 से, और इसमें 4 और 5 हो सकते हैं। मतलब क्योंकि 4 और 5 और 8 जो चैप्टर्स हैं उनकी मार्किंग ज्यादा है, उसमें मार्क्स का वेटेज ज्यादा है, वो 10 मार्क्स के हैं, तो वो आपको 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में और 30 जो ये आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन है इसमें आपको उनको पढ़ना है। और 1 मार्क्स और 4 मार्क्स में आप चैप्टर 1 और 2 को अच्छे से पढ़ सकते हो। समझ में आया? नहीं आया? जिसको आगे अच्छी बात है, नहीं आए तो अभी लास्ट में एक बार और इस एक चीज को समझेंगे कि कैसे ये सारा जो गणित है इसको किया गया है, कैसे मार्क्स को डिवाइड किया गया है क्वेश्चंस के बीच में, वो समझ लोगे तो आप चैप्टर्स को और अच्छे से पढ़ पाओगे, प्रिपरेशन आपकी और अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। लास्ट में इस एक चीज को और अच्छे से समझते हैं। अभी क्वेश्चंस को आंसर कर ले, है ना, मैं भी थोड़ा सा यहाँ पर जो है फ्लो में आ गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। व्हाट रोल डिड सिटीज प्ले इन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एम्पायर्स? अब आपने आंसर किया कि सिटीज प्लेड अ सेंट्रल रोल इन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द एम्पायर्स इन द फॉलोइंग वेज। सिटीज ने एक सेंट्रल रोल प्ले किया इकोनॉमिक सिस्टम में एम्पायर्स के, किस तरह से प्ले किया? सो दीज आर द फॉलोइंग वेज। नंबर 1, coastal cities like Mumbai, Kolkata and Chennai were favored as from here primary goods could be easily exported and manufactured goods could be cheaply imported. कोस्टल सिटीज जैसे कि मुंबई हो गई, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, तो ये सभी जो है फेवर किए जाते थे प्राइमरी गुड्स के लिए, क्योंकि यहाँ से जो रॉ मटेरियल होता था, जो प्राइमरी गुड्स होते थे उसको एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है। और जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते थे वो यहाँ से इंपोर्ट किए जाते थे। मतलब ये जो सारी पोर्ट सिटीज थी, यहाँ से क्या होता था, जो सारी कोस्टल सिटीज थी, कि जो भी हमको यहाँ इंडिया से रॉ मटेरियल्स वगैरह को एक्सपोर्ट करना है ब्रिटेन और दूसरी कंट्रीज में, वो हम यहाँ से करते थे, और बाकी जो दूसरी कंट्रीज हैं वहाँ से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो हैं वो हमारे यहाँ इंडिया में इंपोर्ट होते थे। तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए ये सिटीज एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती थी। तो सबसे पहली चीज तो ये कि ट्रेड करने में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो पहला पॉइंट हो गया ट्रेड। सेकंड, colonial cities were primarily linked between the economic center or core centers in Britain and periphery or margins in colonized India। तो ब्रिटेन वगैरह में ये जो कॉलोनियल सिटीज थी ये प्राइमरी लिंक हुआ करती थी या कोर सेंटर्स हुआ करती थी, जिसे वो मेनली डेवलप किया करते थे, क्योंकि इनके थ्रू ही सारा ट्रेड होता था, और ये इंडिया के लिए एज अ पेरिफेरी या मार्जिन की तरह वर्क करते थे। थर्ड, cities were concrete expression of global capitalism। For example, Bombay during British India was planned and redeveloped so that by 1900 over 3/4 of India's raw cotton was shipped through the city। So यहाँ पर cities जो हैं वो ग्लोबल कैपिटलिज्म का एक्सप्रेशन है। ग्लोबल कैपिटलिज्म का एक्सप्रेशन क्यों है? ग्लोबल कैपिटलिज्म का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर हम ट्रेड वगैरह कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को जो है प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और मींस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्राइवेट पर्संस के हाथों में है। तो जैसे फॉर एग्जांपल बॉम्बे है, तो बॉम्बे जब ब्रिटिश इंडिया का टाइम चल रहा था तो उसको रीडेवलप किया गया, ठीक है, उसको जो है रीडेवलप किया जाता है 1900 तक, ताकि यहाँ से इंडिया का जो रॉ कॉटन है उसको हम शिप कर सके। मतलब कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को तो कोस्टल सिटीज थे ही जहाँ से ट्रेड वगैरह हुआ करता था, इसके बाद में जो है ग्लोबल कैपिटलिज्म भी इन सिटीज के थ्रू होता था। तो बॉम्बे को ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जब ब्रिटिश इंडिया का टाइम पीरियड चल रहा था तो उसको उन्होंने वापस से डेवलप किया, प्लानिंग किया, उसको रीडेवलप किया बाय 1900। तो मतलब तब तक उस एक टाइम पीरियड तक जो 3/4 है इंडिया के रॉ कॉटन को, उसको हम जो है शिप कर सके, उसको हम एक्सपोर्ट कर सके। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडिया से रॉ मटेरियल्स लेके जाते थे और सारा कुछ वहां पर मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में उसे वापस से इंडिया में ही सेल आउट कर देते थे। मतलब हम ही से जो है सारा रॉ मटेरियल लेते थे और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हमें ही जो है सेल आउट कर देते थे हाई रेट्स पर, ठीक है। तो इस एक तरीके से जो है ये सारा कुछ ट्रेड चल रहा था ब्रिटिशर्स का, और सिटीज इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी।
Cities were also important as a trading post for defensive purposes and for military engagements. इसी के साथ में cities जो होती थी वो बहुत important थी trading post के लिए, यहाँ पर military engagement भी करके रखा जाता था, defensive purposes के लिए भी ये यूज की जाती थी, मतलब कि यहाँ पर जो है सारा डिफेंस मिलिट्री का अरेंजमेंट करके रखते थे ताकि कभी किसी तरह का मान लो कोई जो है मतलब किसी ने आक्रमण कर दिया बाहर से हमारे ऊपर किसी ने जो है, तो उन सारी चीज़ों में हम जो है इसको प्रिजर्व कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए, उसके लिए भी सिटीज़ को यूज़ किया जाता था। तो मेनली जो है इकोनॉमिक सेंटर्स की तरह ही वर्क करती थी एंड द सिटीज स्ट्रेंथन द कॉलोनियल एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये जो सिटीज थी इंडिया में ये पूरे कॉलोनियलिस्ट और कैपिटलिस्ट सिस्टम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती थी, उसको जो है एक तरीके से मतलब मजबूत रखती थी। इसीलिए जो ब्रिटिशर्स थे, जो कॉलोनियलिस्ट थे, वो सिटीज को बहुत ज्यादा डेवलप किया करते थे। क्लियर है, ये भी आ गया यहाँ पर समझ में। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन सिटीज वर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रोल इन द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। ठीक है, इस एक तरीके से आप अपने इस आंसर को एंड कर दोगे कि फॉर दीज रीजन सिटीज प्ले इन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एम्पायर्स एन इंपॉर्टेंट रोल। क्लियर है, ये भी आ गया यहाँ पर समझ में। तो क्योंकि 80 वर्ड्स का था तो इसलिए हमने यहाँ पर ज्यादा पॉइंट्स यूज किए, और जैसा कि मैंने आपको एक बार और मतलब बता देती हूँ कि आंसर्स को पॉइंट वाइज ही लिखना, जो स्पेशली जो लॉन्ग आंसर्स हैं उन्हें तो आप पॉइंट में ही लिखना, उसमें आप चार्ट्स वगैरह भी यूज कर सकते हो। तो इस एक तरीके से अगर आप अपने आंसर को प्रेजेंट करते हो तो वो थोड़ा सा टीचर के लिए समझने में अच्छा होगा। तो इसीलिए अगर आप लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को आंसर कर रहे हो तो वहां आप पॉइंट वाइज ही लिखना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सो प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन एनकरेजेस इनइक्वालिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। संस्कृताइजेशन का जो प्रोसेस है वो इनइक्वालिटीज को और डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है, मतलब और ज्यादा इनइक्वालिटीज जो है हमारे यहाँ पर बढ़ाता है। इसको आपको एक्सप्लेन करना है कुछ एग्जांपल्स के साथ में कि कैसे संस्कृताइजेशन जो है वो इनइक्वालिटीज या डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है। ठीक है, अब कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे लिखोगे आंसर को, तो सबसे पहले छोटा सा शॉर्ट में जो है एक इंट्रोडक्शन दोगे जिसमें संस्कृताइजेशन को आपको डिफाइन करना है। क्या करना है, संस्कृताइजेशन को डिफाइन करना है कि बेसिकली संस्कृताइजेशन होता क्या है। सो आपने बताया कि इट रेफर्स टू अ प्रोसेस वेयरबाय पीपल वांट टू इंप्रूव देयर स्टेटस थ्रू अडॉप्शन ऑफ द नेम्स एंड कस्टम्स ऑफ कल्चरली हाई प्लेस्ड ग्रुप्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर पीपल, स्पेशली जो लो कास्ट पीपल्स होते हैं या जो मिडिल कास्ट पीपल होते हैं, वो हाई प्लेस्ड ग्रुप्स या हाई कास्ट पीपल के जैसे कस्टम्स, रिचुअल्स और इन सारी चीजों को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि उनका भी सोसाइटी में जो स्टेटस है वो इंप्रूव हो सके। दैट इज योर संस्कृताइजेशन। एक ऐसा प्रोसेस जहां लो कास्ट पीपल या मिडिल कास्ट पीपल हाई कास्ट पीपल को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उनका भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो इंप्रूव हो सके सोसाइटी में। दैट इज योर बेसिक मीनिंग ऑफ संस्कृताइजेशन। अब यहां आपसे बोला है कि संस्कृताइजेशन एनकरेज करता है इनइक्वालिटीज और डिस्क्रिमिनेशन को। कैसे, तो आपने बताया कि प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन एनकरेजेस इनइक्वालिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन एज फॉलोज। अब हम एक एक करके पॉइंट वाइज जो है बताएंगे कि कैसे संस्कृताइजेशन इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है। सो सबसे पहले, थ्रू द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन द लो कास्ट पीपल ट्राई टू अपलिफ्ट देयर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। इस एक प्रोसेस के थ्रू जो लो कास्ट पीपल हैं, सबसे पहले तो वो अपना इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेटस जो है उसको अपलिफ्ट करना चाहते हैं, उसको इंप्रूव करना चाहते हैं। सो द लोअर assume that upper caste is being superior hence to be imitated। तो ऐसा करने में जब लोअर कास्ट पीपल अपर कास्ट को फॉलो कर रहे हैं तो इस एक चीज में हम यही समझते हैं ना कि अपर कास्ट जो है वो सुपीरियर है, तभी तो उसको इमिटेट किया जा रहा है, तभी तो उसको फॉलो किया जा रहा है। एंड जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन एज अ मार्क्ड प्रिविलेज ऑफ अपर कास्ट मेक्स इट अ डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम। और ये जो सारी प्रैक्टिसेस होती हैं जहां पर हम अपर कास्ट को ऑलरेडी सुपीरियर मान लेते हैं, मतलब अगर लो कास्ट के पीपल अपर कास्ट को फॉलो करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैं अगर किसी को फॉलो करती हूं तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मैं उसको सुपीरियर मानती हूं, मैं उसको जानती हूं कि हाँ ये हर एक चीज में बढ़िया है, इनको सारी चीजें आती हैं, तभी तो मैं उसको फॉलो करती हूं। तो इसका मतलब मैंने उसको ऑलरेडी सुपीरियर मान के रखा है। तो यहाँ पर लोअर कास्ट अपर कास्ट को फॉलो कर रही है तो मतलब उन्होंने ऑलरेडी इस एक चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि अपर कास्ट सुपीरियर है। और जहां सुपीरियर और इंफीरियर की बात आ जाती है वहां इनइक्वालिटी अपने आप आ जाती है। और दूसरी तरफ जो भी अपर कास्ट पीपल होते हैं वो अपने इस प्रिविलेजेस को, अपने इस जो ये जो प्रैक्टिसेस होती है इनइक्वालिटी को, इसको भी बनाए रखते हैं, इसको भी जस्टिफाई करते हैं, जिसकी वजह से ये सिस्टम और ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी हो जाता है। क्लियर है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड प्रोसेस दैट इज जेंडर्ड। संस्कृताइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि जेंडर्ड प्रोसेस है। जेंडर्ड प्रोसेस इसलिए है दो प्रोग्रेसिव फॉर मेन अपर कास्ट प्रैक्टिसेस लाइक पर्दा सिस्टम, लो एज ऑफ मैरिज, डाउरी इन प्लेस ऑफ ब्राइड प्राइस आर रेग्रेसिव एज फार एज वुमेन आर कंसिडर्ड।
अपर कास्ट को हम सुपीरियर मान रहे हैं और अपर कास्ट को हम फॉलो कर रहे हैं संस्कृताइजेशन के प्रोसेस में। अपर कास्ट में जो मेन होते हैं, मतलब जो मेल्स होते हैं, उनकी तो पोजीशन बहुत अच्छी होती है, वो तो बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव होते हैं। लेकिन जो वुमेन होती हैं, वुमेन को लेके ये सारी चीजें बनाई जाती हैं कि सबसे पहले चीज तो पर्दा सिस्टम रहे, ठीक है, घूंघट प्रथा जो है वो चलती रहती है। इसके बाद में मैरिज की जो एज होगी वो बहुत ही कम होती है, मतलब छोटी छोटी लड़कियों की जो है शादी कर दी जाती है, बाल विवाह जो है वो हो जाता है। इसके बाद में जो भी मतलब जिसकी भी शादी हो रही है, लड़की की शादी हो रही है, तो उसमें ढेर सारा जो है दहेज जो है दिया जाता है, डाउरी जो है वो दी जाती है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस अपर कास्ट में भी हो रही हैं। अगर लोअर कास्ट अपर कास्ट को फॉलो कर रहा है तो वो भी इन सारी प्रैक्टिसेस को जो है ऑब्वियसली करेगा ही, क्योंकि वो उनको फॉलो करता है। तो इस तरह से एक सबसे पहली चीज तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये जेंडर्ड है, ये और ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन को और ज्यादा इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है। इसलिए हम इसको ऐसा बोलते हैं कि संस्कृताइजेशन जो है वो और ज्यादा इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है। ये सेकंड पॉइंट हो गया आपका। नेक्स्ट, इरोजन ऑफ दलित कल्चर। इस एक प्रोसेस के थ्रू जहां लोअर कास्ट अपर कास्ट को फॉलो कर रही है, तो लोअर कास्ट का जो अपना एक कल्चर है, इवन जो दलित्स का अपना कल्चर है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, वो धीरे धीरे इरोड हो जाएगा, क्योंकि आप अपने कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपर कास्ट के कल्चर, प्रैक्टिसेस और जो भी उनके नॉर्म्स वगैरह ट्रेडिशंस होता है आप उसको फॉलो करना स्टार्ट करते हो। तो इसकी वजह से धीरे धीरे जो दलित कल्चर है दैट विल गेट इरोड एंड वुड बी an expected outcome. So the work performed by the Dalits is also considered shameful and it leads to the erosion of Dalit culture and ethos. क्योंकि दलित जो भी सारा काम करते हैं, जो भी उनका वर्क परफॉर्म किया जाता है, उसको बहुत ही ज्यादा जो है पॉल्यूटेड माना जाता है और उसको ऐसा माना जाता है कि दिस इज शेमफुल। तो इस एक तरीके से दलित अपना कल्चर फॉलो करना बंद कर देते हैं और जब वो अपर कास्ट को फॉलो करने लग जाते हैं तो दलित का कल्चर जो है वो एक दिन खत्म हो जाएगा और हम इस कल्चर को जो है आगे कभी भी नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए भी ये इसका एक क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट, द अपर कास्ट लुक डाउन अपॉन द लोअर कास्ट, इट रिफ्लेक्ट्स द अनडेमोक्रेटिक विजन इन द सोसाइटी। और अपर कास्ट जिसे सुपीरियर माना जा रहा है तो ऑब्वियसली वो भी अपने आप को बहुत सुपीरियर मानेगी कि हाँ हमें लोग फॉलो करते हैं तो हम बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वो और ज्यादा जो है मतलब अथॉरिटेटिव बन जाएगी। तो ये जो एक मतलब पूरा आउटलुक है जहां अपर कास्ट अपने आप को सुपीरियर मान रही है, लोअर कास्ट भी अपर कास्ट को सुपीरियर मान रही है और इस तरह की प्रैक्टिसेस चलती आ रही हैं, इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है। सो ये सारी चीजें एक अनडेमोक्रेटिक विजन दिखाती हैं सोसाइटी का। आप कितना भी ज्यादा बोलो कि हम डेमोक्रेसी हैं, लेकिन अगर ये सारी प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं तो आप अनडेमोक्रेटिक हो, ठीक है। एंड दस संस्कृताइजेशन क्रिएट्स इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी इंस्टेड ऑफ इरेजिंग देम। और इसीलिए ये कहा जाता है कि संस्कृताइजेशन इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन को और ज्यादा बढ़ावा देती है, ना कि उसे खत्म करती है। क्लियर है? ये भी आ गया यहाँ पर समझ में कि किस तरीके से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि संस्कृताइजेशन कैसे एंकरेज करता है। एग्जांपल्स के साथ में बताओ, तो ये आपने सारी चीजें बताई और इसमें हमने ढेर सारे एग्जांपल्स भी पढ़े चैप्टर के अंदर, तो आप उन एग्जांपल्स को भी यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। डिफरेंट कास्ट के हमने जो है यहाँ पर एग्जांपल्स पढ़े हुए थे, तो उनको अगर आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो। बाकी ये सारी चीजें इनफ है। क्लियर है? ये भी आ गया यहाँ पर समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। सेक्शन सी, दैट इज 80 वर्ड्स लिमिट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड 4 मार्क्स। सेक्शन सी में जो है और में क्वेश्चन लिया गया है, मतलब आपको जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे, एग्जाम्स में रहोगे, तो आपको 14 क्वेश्चन, सभी 14 क्वेश्चंस को आंसर करना है। बट ये हो सकता है जैसे मैंने 12 क्वेश्चन लिया, तो 12 क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर और में लिए हैं, 2 क्वेश्चंस लिए हैं और में है, आप इन 2 में से कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हो, बट आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। क्लियर है? आया ना समझ में कि क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस दी जा सकती है, बट आपको क्वेश्चन सारे ही अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें 2 क्वेश्चन है। सबसे पहला है, व्हाई बोथ मार्क्स एंड गांधी सॉ मैकेनाइजेशन एज डेंजर टू एम्प्लॉयमेंट। मार्क्स और गांधी, कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी, इन दोनों को ही जो मतलब मैकेनाइजेशन हो रहा है, जो मशीनीकरण हो रहा है, वो डेंजर टू एम्प्लॉयमेंट क्यों देखते हैं, मतलब मैकेनाइजेशन को वो एज अ डेंजर टू एम्प्लॉयमेंट क्यों मानते हैं। उनको ऐसा क्यों लगता है कि मशीन्स जो हैं वो मतलब आप जो एम्प्लॉयड हो, जो आप काम कर रहे हो, उसके लिए एक तरीके से खतरा है, ठीक है। मार्क्स और गांधी सॉ मैकेनाइजेशन इज डेंजर टू एम्प्लॉयमेंट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और व्हाट इज टेलरिज्म और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। टेलरिज्म क्या होता है या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्या होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। टेलर की थ्योरी आपने पूरी पढ़ी हुई है, सो वो आपसे और में पूछा गया है। अब अगर आप अभी एग्जाम मतलब दे रहे होते तो आपको इन दोनों में से कोई एक आंसर करना होता, बट क्योंकि यहाँ हम सैंपल क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन कर रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, तो हम इन दोनों ही क्वेश्चंस को यहाँ पर आंसर करेंगे। बट जब आप एग्जाम हॉल में होंगे तो आप इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। क्लियर है? हम दोनों का ही आंसर यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मैकेनाइजेशन एज अ डेंजर टू एम्प्लॉयमेंट एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे टेलरिज्म या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की। क्लियर है? देखो, सबसे पहले मार्क्स एंड गांधी सॉ मैकेनाइजेशन एज डेंजर टू एम्प्लॉयमेंट। सो द बेसिक टास्क ऑफ मैनेजर इज टू कंट्रोल वर्कर्स एंड गेट मोर वर्क आउट ऑफ देम।
मार्क्स और गांधी क्यों ऐसा बोलते हैं, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा जो है हिस्ट्री की बात, मतलब थोड़ा सा पीछे चल के इंडस्ट्रीज को समझना होगा। तो इंडस्ट्रीज में जो भी काम होता है या इंडस्ट्रीज में जो भी सारा स्टाफ होता है, जिस तरीके से वर्कर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, तो मैनेजर का बेसिक काम क्या है? मैनेजर का काम है कि कैसे वर्कर्स से ज्यादा काम करवाया जाए और कैसे वर्कर्स को कंट्रोल करके रखा जाए। ठीक है, बेसिक टास्क क्या है मैनेजर का कि वर्कर्स को कंट्रोल करके रखना है और दूसरी तरफ कैसे वर्कर्स से ज्यादा काम करवाना है। There are two main ways of making workers produce more. कैसे हम वर्कर्स से ज्यादा काम करवा सकते हैं, उसके दो तरीके होते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो 1 is to extend the working hours, या तो आप वर्किंग आवर्स को एक्सटेंड कर दो। जैसे सपोज अगर अभी वो 5 आवर्स काम करते हैं तो आप उनको बोलो कि आप 8 आवर्स काम करो, क्योंकि अगर वो 8 आवर्स काम करेंगे तो वो ज्यादा काम करेंगे। और दूसरी तरफ द अदर इज टू इंक्रीज द अमाउंट दैट इज प्रोड्यूस्ड विद इन अ गिवन टाइम पीरियड, या फिर अमाउंट को इंक्रीज कर दो। जैसे अभी जस्ट सपोज फॉर एग्जाम्पल 5 आवर्स काम करते थे तो वो 10 प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, 5 आवर्स काम करते थे तो वो 10 प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते थे। तो आप ये बोलो कि आपको इसी 5 आवर्स के अंदर 15 प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना है। तो या तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन आप बढ़ा दो या तो आप उनके वर्किंग आवर्स को बढ़ा दो। अगर आप ये दोनों चीज करते हो तो आपके जो वर्कर्स होंगे वो ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा पूरा प्रोसेस कर देते हो तो आपके वर्कर ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। एंड मशीन्स हेल्प टू इंक्रीज प्रोडक्शन बट इट ऑल्सो क्रिएट्स डेंजर दैट इवेंचुअली मशीन्स विल रिप्लेस वर्कर्स। और ये सारी चीजें क्यों पॉसिबल हो पा रही, क्यों हम ज्यादा से ज्यादा काम करवा पा रहे हैं वर्कर्स से? क्योंकि वर्कर्स को यहाँ पर असिस्ट कर रही हैं मशीन्स, या मशीन्स असिस्ट कर रही हैं वर्कर्स को। सारा काम किसके थ्रू होता है? मशीन्स के थ्रू होता है। मशीन्स से प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हम कर सकते हैं और इसकी वजह से मशीन्स के थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। वर्कर्स को ज्यादा मेहनत तो नहीं करनी होती, मतलब ज्यादा मेहनत इन दी सेंस कि जो काम पहले वो मैन्युअली करते थे अब वो मशीन्स के थ्रू उस काम को कर सकते हैं। बस उनको जो है प्रॉपर एक तरीके से ऑर्गेनाइज होना है, उस ऑर्गेनाइज्ड वे में मशीन्स को ऑर्गेनाइज करना है और फिर उनको काम करना है। बट कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी को डर ये है कि एक दिन ये सारी मशीन्स वर्कर्स को रिप्लेस कर देंगी, क्योंकि जब मशीन ही सारा काम करेंगी तो लोगों की हमको क्या जरूरत होगी, और जब लोगों की हमें जरूरत ही नहीं है तो हम उन्हें काम पे रखेंगे ही नहीं। जब हम उन्हें काम पे रखेंगे ही नहीं तो उनके पास में किसी तरह का कोई काम भी नहीं होगा, और जब उनके पास में किसी भी तरह का कोई काम नहीं होगा तो वो हो जाएंगे अनएम्प्लॉयड। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी मैकेनाइजेशन को एज अ डेंजर टू एम्प्लॉयमेंट समझते हैं कि इसकी वजह से एक दिन वर्कर्स का काम उनसे छिन जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए। अब आप इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? देखो, आपने बताया कि मशीन्स जो है, ठीक है, सबसे पहले वर्कर्स हैं। ठीक है, वर्कर्स क्या करते थे? सबसे पहले वर्क करते थे मैन्युअली। ठीक है, मैन्युअली जो है वर्क करते थे, लेकिन बाद में इंट्रोडक्शन हुआ किसका? मशीन्स का। इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन्स। तो आज वर्कर्स काम किसके साथ में करते हैं? मशीन्स के साथ में। या आप अपने अकॉर्डिंग जो है इस चार्ट को बना सकते हो। मैं जस्ट आपको एग्जांपल्स बता रही हूँ कि आप किस तरीके से बना सकते हो। एक फॉर्मेट में आपको बता देती हूँ। अब जो वर्कर्स काम करते हैं वो काम करते हैं मशीन्स के साथ में। ठीक है, अब इसकी वजह से काम जो है वो कैसा हो चुका है? इजी हो चुका है। वर्क जो है दैट इज इजी, मतलब वर्क जो है स्पेशली अगर हम कहें जो फैक्ट्री ओनर्स वगैरह हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, उनके लिए तो काम बहुत ज्यादा इजी हो चुका है, क्योंकि बहुत ही इजीली मशीन्स के थ्रू वो काम करवा पाते हैं। वर्कर्स की उनको ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं, क्योंकि एक दिन सारा काम मशीन्स ही कर लेंगी। सो इजी वर्क हो चुका है। मशीन्स विल ओवरटेक ऑल दी वर्क। मशीन्स जो है वो सारे काम को खुद ही करने लग जाएंगी। ठीक है, मशीन्स ओवरटेक ऑल दी वर्क, सारा काम खुद ही करने लग जाएंगी। तो हमको वर्कर्स की कोई नीड नहीं है। नो नीड ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स की कोई नीड नहीं है, तो अल्टीमेटली ये जो वर्कर्स हैं ये क्या हो जाएंगे? अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो इस एक तरीके से आप अपना भी एक कोई मतलब अपना दिमाग भी लगा सकते हो। आपको जैसा भी इसको जो है फॉर्म करना है उस एक तरीके से आप इस पूरी फ्लो चार्ट को बना के कंप्लीट कर सकते हो। और फिर आपने ये चार्ट बना दी और फाइनली कंक्लूड कर दो कि दैट्स इज व्हाई मार्क्स एंड गांधी सॉ मैकेनाइजेशन एज डेंजर टू एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है ये भी? अब इसी में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टेलरिज्म या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को लेके। सब आप यहाँ पर शॉर्ट में बता दो कि टेलरिज्म क्या होता है या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्या होती है। कैसे स्टार्ट करोगे? क्योंकि आप किसी थ्योरी को बता रहे हो तो सबसे पहले थ्योरी किसने दी, थ्योरी का क्या मीनिंग था, वो सारी चीजें, उसके सारे फीचर्स बता दो और फाइनली कंक्लूड कर दो। ठीक है, सो देखो यहाँ पर बताया एन अमेरिकन कॉल्ड फ्रेडरिक विंसलो टेलर और FW टेलर इन्वेंटेड अ न्यू सिस्टम इन द 1890s व्हिच ही कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो अमेरिकन है एक FW टेलर, मतलब
एक अमेरिकन होते हैं, और वो जो है एक न्यू सिस्टम लेके आते हैं 1890s में, जिसे साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो टेलरिज्म के या टेलर की जो थ्योरी है उसके ढेर सारे नाम है। उसको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी बोला जाता है, उसको साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है, और उसको मतलब ये सारे जो है उसके नाम, इट इज ऑल्सो नोन एज टेलरिज्म और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। In this system, all work was broken down into smallest repetitive elements and divided between workers. देखो क्या होता है, पूरा FW टेलर की जो थ्योरी है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, उसमें क्या सारी चीजें होती हैं कि सबसे पहले तो वर्क को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जो भी सारा काम हो रहा है उसको छोटे छोटे रिपीटेटिव एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, और वर्कर्स के बीच में उस काम को बांट दिया जाता है। वर्कर्स को भी बांटा जाता है, काम को भी बांटा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट सपोज ये कोई एक प्रोसेस है, इस एक प्रोसेस को जब कंप्लीट करेंगे तो एक्स प्रोडक्ट बनेगा, और इस एक प्रोसेस को कंप्लीट करने में जस्ट सपोज अभी जो है 50 वर्कर्स काम करते हैं, पूरे 50 वर्कर्स मिलके इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, और इसको कंप्लीट करने में जस्ट सपोज कितने डेज लगते हैं, जस्ट सपोज 100 डेज लग जाते हैं, ठीक है। 100 डेज में फाइनली एक प्रोडक्ट बन पाता है। तो भैया ये तो बड़ा ही धीरे धीरे काम हो रहा है। तो इसमें जो टेलर की थ्योरी है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये जो 50 वर्कर्स हैं सबसे पहले इनको डिवाइड करो, इनको डिवाइड करो 10-10 में, ठीक है। 10-10 के 5 ग्रुप्स बना लो, ये हो गए 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। टोटल 50 वर्कर्स थे, इनको हमने 10-10 में डिवाइड किया, और ये जो सारा काम हो रहा है यहाँ पर, इस काम को भी डिवाइड करो, इस काम को डिवाइड करो 10, ठीक है, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अब ये जो 10 वर्कर्स हैं ये सिर्फ इस एक काम को करेंगे, ये जो 10 वर्कर्स हैं ये सिर्फ इस काम को करेंगे, ये वाले इसको करेंगे, और ऐसे करके हमने इस वर्क को डिवाइड कर दिया। ये 10 वर्कर्स हमेशा सिर्फ इस एक काम को करेंगे। जब ये काम कंप्लीट होगा तो ये 10 वर्कर्स अपने काम को करेंगे, फिर इनका काम कंप्लीट होगा तो उसे वो आगे पास ऑन करेंगे, जैसे ये 10 वर्कर्स करेंगे, और जब इनका काम कंप्लीट होगा ये इसको पास ऑन करेंगे तो ये अपने इस काम को दोबारा से करेंगे, दैट इज रिपीटेटिव, ठीक है। इसी काम को दोबारा से करेंगे, फिर ऐसे जो है पास ऑन होता चले जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि जैसे पहले 50 वर्कर्स को काम करने में 100 डेज लग रहे थे, आज ये 10 वर्कर्स मिलके अपने इस पूरे वर्क को 2 डेज में कंप्लीट करेंगे, ये अपने इस वर्क को 2 डेज में कंप्लीट करेंगे, और ऐसे ऐसे करते हुए अब हम इस 100 से 10 डेज पर आ चुके हैं। अब हमारा एक प्रोडक्ट 10 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाता है। ये सारा कुछ एक एग्जांपल है, ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। तो इस तरीके से साइंटिफिक मैनेजमेंट करके हम अपने काम को भी जो है जल्दी में कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन को भी कम टाइम में कर सकते हैं, और दूसरी तरफ, ठीक है, अभी मैंने क्या बोला, काम को भी कम टाइम में कर सकते हैं, ठीक है, हम अपने प्रोडक्शन को भी जो है कम टाइम के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, और साथ ही साथ में वर्कर्स को भी डिवाइड कर देंगे तो वो भी एक ही काम को करेंगे, और बहुत ही ज्यादा हौच-पौच जो है वो नहीं होगा। क्लियर है, ये भी आ गया यहाँ पर समझ में। तो इस एक तरीके से टेलर ने अपनी थ्योरी दी जहां पर वर्क को भी डिवाइड करेंगे और साथ ही साथ में वर्कर्स को भी डिवाइड कर देंगे। वर्कर्स हैड टू कंप्लीट वर्क इन द फिक्स्ड टाइम लिमिट, स्टॉप वॉचेस वाज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। और वर्कर को अपने काम को फिक्स्ड टाइम लिमिट में करना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 10 वर्कर्स एक काम को 2 डेज में करते हैं, तो ये 2 डेज के अंदर उन्हें अपना काम करना ही करना है। 2 डेज तो मैंने बहुत टाइम ले लिया, मतलब ये ऐसा होता है कि उनको कुछ एक मिनट्स के अंदर, अराउंड 7 मिनट्स के अंदर एक आध प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता होगा। इसी तरीके से मतलब जो है फैक्ट्री में फंक्शनिंग चलती है, क्योंकि मशीन्स बहुत तेजी से काम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वर्कर्स को जो है मतलब पूरे टाइम के अकॉर्डिंग जो टाइम लिमिट दी है उसी में काम करना है। स्टॉप वॉचेस जो है उनके मतलब यूज की जाती हैं कि आपके पास में, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज आपके पास में 7 मिनट्स हैं, जस्ट सपोज मैं आपको मतलब एक टारगेट दूं कि आपके पास में 7 मिनट्स हैं और आपको 2 आंसर्स को याद करना है, पूरी तरह से याद करना है। 7 मिनट्स के बाद में आपको 1 सेकंड भी नहीं मिलेगा और आपको उन आंसर्स को मुझे लिख के बताना है। तो वो 7 मिनट्स ही हैं आपको वो 2 आंसर्स को याद करने के लिए, ठीक है। तो इस एक तरीके से इनको भी स्टॉप वॉचेस जो है ये लोग भी यूज करते हैं वर्कर्स, और उन स्टॉप वॉचेस के थ्रू उन्हें टाइम जो है वो पता चलता रहता है और उस टाइम लिमिट में रह के ही उन्हें अपना काम करना होता है। प्रोडक्शन वॉज फर्दर स्पीडेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ असेंबली लाइन, ईच वर्कर सेट अलोंग अ कन्वेयर बेल्ट एंड असेंबल्ड ओनली वन पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। आपने देखा होगा कभी अगर मोबाइल फोन्स में, टीवीज में या कहीं भी फैक्ट्रीज वगैरह में आपने देखा होगा किस तरीके से काम होता है। तो जैसे मैंने एक जो मतलब मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करती हूँ। मैंने देखा था कि जो पिकल्स हम खाते हैं ना, अचार हम खाते हैं, वो कैसे बनता है फैक्ट्रीज के अंदर। जो बॉटल्स में आजकल हमको रेडीमेड मिल जाता है शॉप्स पर, वो कैसे बनाया जाता है। तो वो क्या करते हैं, बहुत ही बड़ी सी जो है मशीन होती है, उस मशीन के अंदर जो आपके रॉ मैंगो होते हैं उसको वो डाल देते हैं, ठीक है। फिर वो वहीं पर ही वॉश हो जाते हैं, वहीं पर ही वो पूरे कट हो जाते हैं। मतलब एक मशीन से वॉश होंगे, दूसरी मशीन में आते हैं,
वहीं पर ही पूरे कट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर वर्कर का काम क्या है, वर्कर का काम है सिर्फ रॉ मैंगो को उठा के उसके अंदर डालना है, ठीक है। उसके अंदर डाले, पूरे वॉश हो गए, अगले वाली मशीन में गए, वहां पर जो है सारे कट हो गए, कट होके फिर जो है वो किसके अंदर चले जाएंगे, ऑयल के अंदर चले जाएंगे, वहां पर पूरे फ्राई हो जाएंगे। बस वहां पर वर्कर्स को खड़े होकर सारा कुछ काम जो है देखना है, देखना इन द सेंस ऐसा नहीं कि आप सिर्फ देखने के लिए खड़े हो, आपका कोई काम नहीं है, उस सारी चीज को मैनेज करना है, ठीक है। फिर वो वहां पर ऑयल में सारा फ्राई हो गया, फिर उसके बाद में जो है वो मसाले के साथ में मिक्स होएगा, वहां दूसरे वर्कर्स होंगे, फिर वो मसाले के साथ में मिक्स होने के बाद में फाइनली जो बॉटल्स होती हैं वो बॉटल्स रखी होती हैं, और ऐसे एक मशीन होती है, वो मशीन जो है ऐसे मतलब वो पिकल को लेके आती है, बॉटल के अंदर डालती है, फिर ऐसे वापस ऊपर हो जाती है, फिर नेक्स्ट बॉटल आती है, फिर उसमें पिकल को डालती है, फिर ऐसे ऊपर हो जाती है, फिर नेक्स्ट बॉटल होती है। तो इस तरीके से जो है वो बॉटल्स को फिलअप कर देती है। फिर वो बॉटल्स आगे जाती हैं, फिर वो बॉटल्स आगे जाती हैं, तो वहां पर कुछ वर्कर्स हैं, जो वर्कर्स उसके जो मतलब वो होता है ना, कैप होता है उसका, जो ढक्कन होता है उसको बंद करते हैं। फिर वो आगे जाती है, तो कुछ वर्कर्स उसको पूरा क्लीन करते हैं, क्योंकि ऐसे प्रोसेस में थोड़ा बहुत पिकल जो है बाहर भी आ जाता है, तो वो उसको पूरा क्लीन करते हैं। फिर वो आगे जाता है, तो जो और वर्कर्स हैं वो उसको लेबलिंग करते हैं, और ऐसे करके पूरा वर्क जो है वो चलता रहता है। इसमें वर्कर्स भी अपना रोल प्ले करते हैं, और फाइनली फिर प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस तरीके से जो है मास मैन्युफैक्चरिंग होती है, मतलब बहुत बड़े लेवल पर जो है मैन्युफैक्चरिंग होती है, और इसमें वर्कर्स जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जब से ये असेंबली लाइन आई है, ये मैं आपको असेंबली लाइन बता रही थी कि कैसे जो है वो बॉटल्स में पिकल भरता हुआ चला जाता है, बॉटल्स आगे पास ऑन होती हैं, और वो सारी वो एक असेंबली लाइन होती है जिसके थ्रू ये सारे प्रोडक्ट जो है रोल ऑन होके आते रहते हैं। जैसे हमने चैप्टर के अंदर एक एग्जांपल पढ़ा था कि कार्स जो है वो 7 मिनट्स के अंदर 2 कार जो है वो रोल होकर आती हैं, या 1 मिनट के अंदर जो है 2 कार रोल होकर आती हैं। तो इस तरीके से बहुत तेजी में काम होता है, और वर्कर्स को उसके साथ में अपने आप को कोऑर्डिनेट करना होता है। और स्पीड जो है वर्क की वो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू सेट भी की जा सकती है, कि मतलब किस स्पीड से काम होगा उसको एक कन्वेयर बेल्ट होता है उसके थ्रू सेट किया जा सकता है। बट मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि वर्कर्स को मशीन्स की स्पीड के साथ में ही काम करना होता है। जितनी तेजी के साथ में मशीन्स काम करती हैं, वर्कर्स को भी उतनी ही तेजी के साथ में काम करना होता है, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी रुकेंगे तो मे बी जो है वहां पर उनके पास में स्टॉक कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन द 1980s attempts were made to shift from this system of direct control to indirect control where workers are supposed to monitor and motivate themselves। तो 1980s में फिर ढेर सारे अटेम्प्ट्स हुए इस सिस्टम को इनडायरेक्ट कंट्रोल पे करने के लिए, कि जो है इनडायरेक्टली सारी चीजें कंट्रोल हो जाए और वर्कर्स भी जो है मोटिवेटेड होते रहे, मॉनिटर करते रहे चीजों को। तो मतलब बाद में ढेर सारी चेंजेस है, बट बेसिकली जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी है या जो टेलरिज्म है, दिस इज ऑल अबाउट दिस, ठीक है। कि जहां वर्क को भी डिवाइड कर दिया, वर्कर्स को भी डिवाइड कर दिया, स्टॉप वॉचेस को यूज किया, असेंबली लाइन के आने की वजह से वर्क और तेजी से के साथ में होने लगा, और जो मशीन्स की तेजी के साथ में वर्कर्स को भी अपना काम करना होता है। दैट इज ऑल अबाउट योर साइंटिफिक मैनेजमेंट और टेलरिज्म और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। क्लियर है। सो ये सारा कुछ आपको अपने इस आंसर के अंदर लिखना है। सो जो 12 क्वेश्चन था उसमें हमने 2 क्वेश्चंस को आंसर करा, एक तो डेंजर टू एम्प्लॉयमेंट या मैकेनाइजेशन एज डेंजर टू एम्प्लॉयमेंट, और सेकंड हमने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में देखा। तो ऐसा नहीं है कि ये आपके टोटल 15 क्वेश्चंस हो गए, आपको इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन को आंसर करना था, बट यहाँ क्योंकि हम सैंपल क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं तो हमने दोनों आंसर्स को ही देख लिया कि आपको किस तरह से आंसर्स को प्रेजेंट करना है। क्लियर है। आई होप अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने आंसर किए उसमें कोई डाउट नहीं होगा। और अगर बहुत अच्छे से देखो, मैं तो सबसे मेन चीज यही बोलूंगी, अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई करी तो फिर 1% भी डाउट नहीं होगा। बट अगर पढ़ाई नहीं करी है तो ये एक तरीके से आपका टेस्ट है, आपको पता चल जाएगा कि मैंने सही डायरेक्शन में पढ़ाई करी है या नहीं करी। अगर नहीं करी है तो अभी भी टाइम है, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, रिवाइज कर लो सारी चीजों को। नेक्स्ट है आपका लास्ट सेक्शन डी, जिसमें 2 क्वेश्चन होने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। दोज आर दी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जहां पर आपको 200 वर्ड्स के अंदर अपने आंसर को लिखना है और 6 मार्क्स आपको इस क्वेश्चंस को आंसर करने पर मिलने वाले हैं। 2 क्वेश्चन है यानी 12 मार्क्स। तो अब आप जब भी क्वेश्चन आंसर मतलब क्वेश्चंस को आंसर करना स्टार्ट करो एग्जाम हॉल में, तो सबसे पहले ये 13 और 14 क्वेश्चन आंसर्स मतलब क्वेश्चंस को ही आंसर करना, क्योंकि सबसे मेन चीज तो ये कि इसमें मार्किंग बहुत ज्यादा है। ये 12 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहले इन्हें आंसर कर लेना है ना, क्योंकि बड़े बड़े आंसर्स होते हैं ना, हमको लिखने में भी कभी कभी टाइम लग जाता है। 200 वर्ड जो है वर्ड लिमिट है, तो इसीलिए पहले इनको आंसर कर लेना। ये 2 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, फिर उसके बाद में आपको जैसे भी करना है, मतलब पेपर मेरे हिसाब से आपको उल्टा स्टार्ट करना चाहिए, लाइक 14, 13, 12, 11, 10 इस तरीके से क्वेश्चंस को आंसर करना स्टार्ट करना, तो आप टाइम लिमिट के अंदर रह के कर पाओगे। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम वो जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर करने में ज्यादा टाइम लगा देते हैं और फिर बड़े क्वेश्चंस को आंसर करने में हमारे पास में टाइम नहीं होता। तो ऐसा मत करना, ठीक है, अच्छे से जो है क्वेश्चंस को आंसर करना। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में। सो क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द लैंड रिफॉर्म्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया।
इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद में किस तरह के लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं वो आपको बताना है। कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे बताओगे कि कौन कौन से लैंड रिफॉर्म्स हुए, कैसे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दोगे। सो जो मैंने आपसे कहा कि 200 वर्ड लिमिट्स है, मतलब आपके पास में अच्छी खासी वर्ड लिमिट्स है। आप अराउंड एक, अगर हम अप्रोक्सीमेट आइडिया लेके चले तो आप इसमें 2 पेजेस को फिलअप कर सकते हो इजीली, और 2 से भी एक्सीड हो सकता है क्योंकि 200 वर्ड लिमिट्स हैं, है ना। तो इसीलिए आप जो है अच्छे से इसमें डिटेल में आंसर को लिख सकते हो। आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको ये बताना है कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947 फ्रॉम द रूल ऑफ 400+ ईयर्स ऑफ ब्रिटिशर्स। मतलब कि ब्रिटिशर्स का 400 सालों से भी ज्यादा तक हमारे यहाँ पर रूल चलता रहा, और उस रूल से, उस कॉलोनियलिज्म गवर्नमेंट से, उस कॉलोनियलिस्ट कंट्री से हमको फाइनली 1947 में इंडिपेंडेंस मिल जाती है। ये आपकी एक इंट्रोडक्टरी लाइन होगी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे इंडिपेंडेंस के बारे में कहा गया है कि इंडिपेंडेंस के बाद में किस तरह के रिफॉर्म्स होते हैं। तो बताओ कि भाई इंडिपेंडेंट कब हुआ है इंडिया, ठीक है। ये एक छोटी सी लाइन लिखी, इंट्रोडक्शन हो गया, इसके बाद में मेन पार्ट पर आ गए। आपको आंसर राइटिंग पैटर्न मेरा ध्यान है, जो भी मैंने आपको हर बार पढ़ाया है। अगर ध्यान नहीं है तो एक बार वापस से देख लो, ठीक है। देखो, अगर आप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हो, अगर आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को आंसर कर रहे हो, तो आपसे जो पूछा गया है आपको बस वो आंसर कर देना है। ना कोई इंट्रोडक्शन, ना कुछ कंक्लूजन, मेनली जो क्वेश्चन पूछा बस वो आंसर कर दिया। जैसे पूछा व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, आपने बता दिया दिस इज ग्लोबलाइजेशन। अगर आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हो, तो आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है, एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन, और फिर उसके बाद में जो भी आपसे मेन पार्ट पूछा जाएगा आपको उसको लिख देना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो है मतलब मार्क्स और गांधी जो है वो डेंजर टू एम्प्लॉयमेंट, मतलब मैकेनाइजेशन को डेंजर टू एम्प्लॉयमेंट क्यों देखते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया शॉर्ट आंसर में। तो आप स्टार्ट करोगे इंट्रोडक्शन के साथ में। आपने इंट्रोडक्शन कहाँ से दिया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसकी वजह से मशीन्स के थ्रू प्रोडक्शन होने लग जाता है। तो आपने बहुत शॉर्ट में बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डन थ्रू मशीन्स एंड दैट इज द मैकेनाइजेशन। मतलब आपने बहुत शॉर्ट में बताया कि एग्जैक्टली मैकेनाइजेशन क्या होता है। तो मैकेनाइजेशन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ में स्टार्ट हुआ था कि मशीन्स के थ्रू जो सारा प्रोडक्शन है वो हम करेंगे, वो आपने सिर्फ एक आधी लाइन में लिखना है, 1 या 2 लाइन, इवन 1 लाइन में कह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट आंसर्स हैं और 30 ही हमारे पास में वर्ड लिमिट्स है, सॉरी 80 वर्ड लिमिट्स है हमारे पास में। तो वो आपने लिखा, और इसके बाद में आपने फाइनली जो आपसे मेन पार्ट पूछा गया था कि कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी ने क्यों बोला, तो उसके आपने सारे पॉइंट्स लिख दिए, ठीक है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और फिर उसके बाद में मेन पार्ट पर हम आ गए। अब जब हम लॉन्ग क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चंस को हम आंसर करते हैं, हमारे पास में वर्ड लिमिट अच्छी खासी होती है, 200 वर्ड लिमिट्स है हमारे पास में। तो जो भी हमसे क्वेश्चन पूछा है उसका एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन हम देंगे, और उसके बाद में जो भी मेनली क्वेश्चन के अंदर पूछा है उसको आंसर करेंगे, एंड फाइनली योर कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन आपको अगर लगता है तो आप शॉर्ट आंसर्स में भी लिख सकते हो, वैसे हम कंक्लूजन करते ही हैं। जैसे हमने लिखा, जो भी हमने मेन पार्ट बता दिया कि मार्क्स और गांधी ने क्यों जो है मैकेनाइजेशन को डेंजर टू एम्प्लॉयमेंट लिखा, और फिर फाइनली आपने लिख दिया कि दस फॉर दीज रीजंस कार्ल मार्क्स एंड महात्मा गांधी कंसीडर्ड मैकेनाइजेशन एज डेंजर टू एम्प्लॉयमेंट। यही आपका कंक्लूजन हो जाता है। बस जब हम लॉन्ग में लिखते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लाइक इट्स 3-4 लाइन का हो जाता है, ठीक है। और इसी के साथ में आप यहाँ पर फ्लो चार्ट्स वगैरह को भी यूज कर सकते हो। आप फ्लो चार्ट्स को यूज करो, आप हाईलाइट्स करो, आप डायग्राम्स वगैरह बनाओ, जो जहां भी मतलब नेसेसरी है, तो इसके साथ में आपका आंसर ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। क्लियर है? आ गया ये भी यहाँ पर समझ में कि किस तरह से आंसर को इफेक्टिव बनाना है, कैसे अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है। इस एक पैटर्न में प्रेजेंट करोगे तो बहुत अच्छे से आपकी जो है प्रैक्टिस भी होगी। पहली चीज तो आंसर्स कैसे लिखना है उस एक चीज की, और आप अपने आंसर्स को बहुत अच्छे से प्रेजेंट भी कर पाओगे। क्लियर है? अब देखो, तो पहले हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि इंडिया इंडिपेंडेंट कब होता है, और इंडिपेंडेंट होता है ब्रिटिशर्स के कॉलोनियलिज्म से या 400 साल पुराने ब्रिटिश रूल से, ठीक है। अब इसके बाद में लैंड रिफॉर्म्स कब हुए वो सारा कुछ बताएंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, ठीक है। ये अभी एक छोटा सा हम इंट्रोडक्शन ही देंगे, फिर उसके बाद में हम लैंड रिफॉर्म्स पर आएंगे। सो इंडिया वाज एन अंडर डेवलप्ड कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वेयर इंडस्ट्रीज वर नॉट टू डेवलप्ड एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंस लैग्ड बिहाइंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इंडिया जो है वो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री रही है इंडिपेंडेंस के ही टाइम से, और जहां पर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थी, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी साइंस ये सब हमारे यहाँ पर इतना ज्यादा जो है डेवलप नहीं था, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के गए थे तो इंडिया पूरी तरह से एक्सप्लॉइट था, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली, सोशली, हर एक तरीके से।
तो इसीलिए इंडिया जो है वो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री थी जब इंडिया इंडिपेंडेंट होती है। द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पीपल ऑफ इंडिया वाज एग्रीकल्चर एंड मोर देन 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्ड इन रूरल इंडिया। और इस एक टाइम पर जब हम इंडिपेंडेंट होते हैं तो करीब 80% हमारी पॉपुलेशन अभी भी रूरल एरियाज में ही रहती है और जिनका मेन सोर्स ऑफ इनकम या मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड जो है वो एग्रीकल्चर है। मतलब ज्यादातर लोग जो है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट होते हैं। सो पीपल हु लिव्ड इन द विलेजेस वर इन पिटिएबल कंडीशंस, सो इट फॉलोड सर्टेन नॉन गवर्नमेंटल स्टेप्स दैट हैड टू टेकन टू ब्रिंग फ्रूटफुल रिफॉर्म्स इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब जो भी लोग विलेजेस वगैरह में रहते थे तो बड़ी ही बुरी कंडीशंस, पिटिएबल कंडीशंस में रहते थे, तो इसीलिए हमने कुछ नॉन गवर्नमेंटल स्टेप्स को जो है फॉलो किया जिसके थ्रू हम एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स लेके आ पाए। क्योंकि बहुत लार्ज पॉपुलेशन, 80% पॉपुलेशन इंडिया की जो है वो रूरल एरियाज में रह रही है, एग्रीकल्चर जिनकी मेजर ऑक्यूपेशन है, तो ऐसे लोगों की लाइफ में इंप्रूवमेंट लाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और क्योंकि इनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर था तो एग्रीकल्चरल लैंड जो होता है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। तो इसीलिए लैंड रिफॉर्म्स करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो किस तरह के लैंड रिफॉर्म्स हम करते हैं वो सारा कुछ आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। ये जो मैंने आपको बताया ये आपका इंट्रोडक्शन था, आपको इंट्रोडक्शन देने कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया की पूरी कंडीशन कैसी थी। इंडिया में ज़्यादातर रूरल एरियाज में रहते थे तो रूरल एरियाज में हमको रिफॉर्म लेकर आने थे ताकि हम इंडियन सोसाइटी को डेवलप कर पाएं। ठीक है, हम बैकवर्ड से डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आ सके। अब किस तरह के रिफॉर्म्स होते हैं वो देखो। सो मेनी लैंड रिफॉर्म्स दैट वर इनिशिएटेड वर, अब कौन कौन से लैंड रिफॉर्म्स इनिशिएट हुए थे तो जैसा कि हमको पता है कि सबसे पहले तो एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स या जमींदारी सिस्टम खत्म किया, सेकेंडली कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, थर्डली टीनेंसी रिफॉर्म्स एंड द लास्ट लैंड सीलिंग एक्ट। 4 रिफॉर्म्स होते हैं। तो ये हम यहाँ पर एक्सप्लेन तो कर ही रहे हैं कि कौन कौन से 4 रिफॉर्म्स होते हैं। इसके अलावा आप क्या एक चीज कर सकते हो, एक चार्ट बना सकते हो कि लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, आपने लिखा लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस या आफ्टर 1947 ऐसे आपने लिखा और इसके बाद में आपने ये एक छोटा सा चार्ट बना दिया। ठीक है, चार्ट में आपने क्या लिखा कि सबसे पहले तो एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स या जमींदारी सिस्टम, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स या जमींदारी सिस्टम भी लिख सकते हो। इसके बाद में एबोलिशन ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, कंसोलिडेशन वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर लिख देना, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। इसके बाद में लिखा टीनेंसी रिफॉर्म्स या टीनेंसी को लेकर जो पूरा एक्ट था वो, और यहाँ पर लैंड सीलिंग एक्ट, मतलब जो भी सारे एक्ट, जो भी सारे स्टेप्स लिए गए थे वो आपने यहाँ पर लिख दिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि पहले ही हाईलाइट हो गया कि हम कौन कौन से लैंड रिफॉर्म्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, वो आपने चार्ट के थ्रू बता दिया। अब इसके बाद में हम एक एक करके यहाँ पर जो भी रिफॉर्म्स हुए थे उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले था एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। अब देखो, government had made certain types of laws that abolished the intermediaries between the farmers and the state after independence। देखो पहले क्या होता था, जमींदारी सिस्टम वगैरह चलता था, तो जमींदारी सिस्टम में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, जहां पर उसका इनडायरेक्ट कंट्रोल होता था वहां पर जमींदार्स को जो है रख देती थी, जिसे इंटरमीडिएट्स या मिडिल मैन की तरह माना जाता था, जो कि पीजेंट्स से सारा कुछ जो रेवेन्यू है उसको कलेक्ट करते थे और फिर उसके बाद में जो है किसको देते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया करते थे। तो उसमें जब वो पीजेंट्स वगैरह से जो भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उसमें वो अपने मन माना जो है मतलब वो इंटरेस्ट लगा दिया करते थे, जिसकी वजह से पीजेंट्स का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। तो ये जो इंटरमीडिएट्स थे ये पूरी तरह से पीजेंट्स का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे और सारा प्रॉफिट जो है खुद कमाते थे और जितना पार्ट ब्रिटिशर्स को पे करना होता था उतना उनको पे कर देते थे। तो ये जो एक सिस्टम चला हुआ आ रहा था, इसको फाइनली जो इंडियन गवर्नमेंट है इंडिपेंडेंस के बाद में उन्होंने लॉज लाके, मतलब ढेर सारे लॉज के थ्रू इस एक सिस्टम को खत्म किया, इस एक सिस्टम को एबॉलिश किया। जो इंटरमीडिएट्स थे वो क्या करते थे, एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम द फार्मर्स एंड द सिस्टम वाज वेरी कॉम्प्लेक्स दैट हैड इवेंचुअली कॉज्ड कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द फार्मर्स। फार्मर्स से मनी लेते थे और फिर उसके बाद में जो है उसको खुद में मतलब पूरा प्रॉफिट जो है खुद ही अर्न किया करते थे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो पूरे फार्मर्स थे उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। और ये पूरा एक जो सिस्टम है ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था जिसकी वजह से फार्मर्स मतलब ढेर सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया करते थे और उसमें हम बहुत सारे चेंजेस या रिफॉर्म्स भी नहीं लेके आ पा रहे थे। सो देयर वर एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म व्हिच वाज आल्सो अ मेजर प्रॉब्लम विद इन द एग्रीकल्चरल सेटअप। और इसके बाद में एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म भी एक और तरीके की नई प्रॉब्लम थी, जहां पर जिनके पास में जमीन हुआ करती थी वो उसका खुद देखरेख नहीं करते थे बल्कि जो है दूसरों
को उसे छोड़ देते, मतलब दूसरों के भरोसे उस जमीन को छोड़ देते थे और उससे सारा प्रॉफिट खुद अर्न कर लेते थे। मतलब काम कोई और कर रहा है पर प्रॉफिट जो है वो ये सारे लैंडलॉर्ड्स जो है ये लोग अर्न किया कर लेते थे, लेकिन जो एग्जैक्टली उस जमीन पर काम करते थे पीजेंट्स, उनको बहुत ही मिनिमम वेजेस मिलते थे। तो इसीलिए जो है हमने जमींदारी सिस्टम को सबसे पहले एबॉलिश किया। तो एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, ये जमींदारी सिस्टम पहला लैंड रिफॉर्म था। इसके बाद में कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन हमने कैसे किया कि बिफोर इंडिपेंडेंस द लैंड होल्डिंग्स ऑफ फार्मर्स वर स्कैटर्ड इन द कंट्री एंड द फील्ड्स वर एट फार ऑफ प्लेसेस। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड इन रिटर्न प्रोवाइडेड फॉर द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। क्या होता है कि पहले इंडिपेंडेंस के पहले क्या एक चीज हो रही होती है कि फार्मर्स के जो लैंड है वो बहुत सारी जगह पर होते थे, बहुत स्कैटर्ड होते थे। मतलब जब सपोज फार्मर यहाँ रह रहा है पर उसकी लैंड यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, फिर यहाँ पर भी है। मतलब इस तरीके से जब सपोज ये फार्मर है, यहाँ इसकी लैंड है, यहाँ पर इसकी लैंड है और इसकी लैंड यहाँ पर भी है। तो इसमें क्या होता था, फार्मर को एक तो पहली चीज कल्टीवेशन वगैरह में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी और ढेर सारी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से अराइज होती थी। तो बाद में कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग किया कि उनके पास में जो भी ये और ये जो पूरी उनकी मतलब लैंड है उसको हमने फार्मर की ही प्लेस पर उनको प्रोवाइड कर दिया। मतलब ऐसा नहीं कि हमने यहाँ से लैंड उठा के यहाँ पर रख दिया, इट्स लाइक कि यहाँ पर ही हमने उनको लैंड प्रोवाइड कर दी और ये वाली जो लैंड है ये गवर्नमेंट के पास में चली गई। तो इस तरीके से हमने कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स भी किया, जिसकी वजह से फार्मिंग या प्रोडक्शन और ज्यादा इजी हो गया। इसके बाद में टीनेंसी रिफॉर्म्स। तो टीनेंसी सिस्टम जो चल रहा था उसमें हम रेगुलेशन या रिफॉर्म्स लेके आते हैं, दैट इज टीनेंसी एबॉलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। तो इसमें क्या होता है कि टीनेंट सिस्टम जो पहले चलता था, टीनेंट सिस्टम जहां पर क्या होता था कि जो भी लैंडलॉर्ड होता था वो अपनी लैंड को किसी टीनेंट को या किसी भी पर्सन को जो है रेंट पर दे देता था और ये बोलता था कि जो भी सारा प्रोडक्शन होगा उसका इतना % आप मुझे दोगे। जैसे सपोज 50 to 70% आप मुझे दोगे प्रोडक्शन का और जो भी बचेगा वो आपका। और जो टीनेंट होता था वो जितना भी, जैसे सपोज 30% उसके पास में आया तो उस 30% में से उसको अपना घर भी चलाना होता था और जो भी वर्कर्स उसकी लैंड पर काम करें उनको भी पे करना होता था। तो इस तरीके से जो टीनेंट्स थे उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था क्योंकि वो खुद भी कुछ नहीं अर्न कर पा रहे थे। तो जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, so under the system of tenancy reforms, the actual tenants used to pay around half of their produce in the form of taxes, and after the first 5-year plan it was fixed to 20 to 25%, after which the tenants were given the ownership and security of the land. तो इस एक सिस्टम के अंदर ये सारा कुछ एक्सप्लॉइटेशन चल रहा था और टीनेंट्स जो है वो खुद कुछ भी नहीं कमा पा रहे थे, कुछ भी अर्न नहीं कर पा रहे थे। तो इंडिपेंडेंस के बाद में स्पेशली फर्स्ट 5-year प्लान में हमने टीनेंसी को या तो पूरी तरह से खत्म कर दिया कुछ एरियाज में और कहीं कहीं पर हम उसमें रिफॉर्म्स लेकर आ गए। तो जैसे हमने कुछ एरियाज में ये कहा कि 20 से लेके 25% ही सिर्फ और सिर्फ आपको ओनर को देना है, लैंडलॉर्ड को देना है। उसके अलावा सारा जो 75% होगा वो आपका होगा। उसमें से आप जो है अपने वेजेस वगैरह जो भी आपके वर्कर्स हैं उनको प्रोवाइड करो और अपने लैंड में जो भी इनपुट्स लगते हैं उसको भी यूज करो और प्रॉफिट जो है अपने पास में रखो। तो इस तरीके से हमने बाद में टीनेंसी रिफॉर्म्स भी किए। लास्ट, लैंड सीलिंग एक्ट। लैंड सीलिंग एक्ट हमने क्या किया? सो दिस लॉ इम्पोज्ड एन अपर लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ लैंड दैट अ फैमिली कुड ओन। द सीलिंग वेरीज रीजन टू रीजन डिपेंडिंग अपॉन हाउ फर्टाइल द लैंड इज। तो इसमें लैंड सीलिंग में हमने ये किया कि एक फैमिली के पास में कितना लैंड होना चाहिए उस एक चीज को फिक्स कर दिया। ये डिपेंड करता था कि वो लैंड कितना ज्यादा फर्टाइल है या वो लैंड कितना ज्यादा प्रोडक्टिव है या वो लैंड कितना ज्यादा अनप्रोडक्टिव है। अगर अनप्रोडक्टिव लैंड है तो हम थोड़ा ज्यादा अमाउंट ऑफ लैंड उनको प्रोवाइड करते थे, अगर प्रोडक्टिव लैंड है तो कम अमाउंट ऑफ लैंड जो है एक फैमिली ओन कर सकती है। तो इसको लेके हम लैंड सीलिंग एक्ट लेकर आते हैं। एंड स्टेट इज सपोज टू आइडेंटिफाई एंड टेक पोजीशन ऑफ सरप्लस लैंड नीड्स बाय ईच हाउस होल्ड एंड रीडिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द लैंडलेस फैमिलीज। और स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि चेक करना कि एक फैमिली को जितना लैंड अलॉट किया गया है उनके पास उतना ही है या नहीं। अगर उनके पास में सरप्लस है तो उनसे वो लैंड छीन लो, मतलब ले लो, और उसके बाद में उस एक लैंड को जिनको जरूरत है उनको पास ऑन कर दो। तो इस एक तरीके से लैंड सीलिंग एक्ट हम लेकर आते हैं। लेकिन इसमें ढेर सारे बेनामी ट्रांसफर्स भी होते हैं, वो भी हमने पढ़ा हुआ था। बट बेसिकली यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स पूछे गए तो हमने बता दिया कि ये सारे लैंड रिफॉर्म जो हैं इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया में होते हैं एंड दीज वर वेरी वेरी इफेक्टिव। इनकी वजह से ही बहुत सारे चेंजेस हम सोसाइटी में लेकर आ पाते हैं और हम एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी डेवलपमेंट कर पाते हैं। तो ये अभी यहाँ पर मैंने जितना भी बोला ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट था और ये आपको कंक्लूजन में लिखना है। क्लियर है? आया ये भी यहाँ तक समझ में? आई होप इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 13 एंड इट्स आंसर। क्लियर है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 14। Environmental movements often also contain economic and identity issues. Discuss. Environment की जो movements होती हैं या जो environmental movements होती हैं
वो कभी कभी इकोनॉमिक और आइडेंटिटी इश्यूज को भी अपने साथ में ही कनेक्ट कर लेती हैं, कंटेन कर लेती हैं। डिस्कस मतलब कि जब भी कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड मूवमेंट होती है तो उसमें इकोनॉमिक और आइडेंटिटी इश्यूज भी होते हैं। कैसे होता है ये आपको बताना है यहाँ पर एक्सप्लेन करके। तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करोगे, एक इंट्रोडक्शन के साथ में। इंट्रोडक्शन में क्या बताओगे, बताओ क्या यहाँ पर डिस्कस करोगे। सो इंट्रोडक्शन में बताओगे कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स क्या होती हैं, दैट विल बी योर इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसके बाद में मेन पार्ट पर आएंगे कि कैसे इकोनॉमिक और आइडेंटिटी इश्यूज उससे कनेक्टेड होते हैं, एंड फाइनली कंक्लूजन। ठीक है, अब देखो इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स क्या है। सो एन इन्वायरमेंटल मूवमेंट इज अ टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट दैट इन्वॉल्व्स एन array of individuals, groups and coalitions that perceive a common interest in environmental protection and act to bring about changes in environmental policies and practices। मतलब environmental movement एक ऐसी social movement होती है जिसके अंदर individuals, groups, coalitions ये सभी साथ में आते हैं किसी common interest के लिए। common interest जहां पर हम environment को protect करना चाहते हैं या environmental policies या practices जो भी आई हैं उसमें किसी तरह का कोई change लाते हैं। in short environment से related सारे issues को रिजॉल्व करने, रिफॉर्म लाने, चेंजेस लाने के लिए अपने इंटरेस्ट में गवर्नमेंट मतलब जो भी हमारा स्पेसिफिक इंटरेस्ट है उसको फुलफिल करवाने में गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पर भी ध्यान हो, इस डायरेक्शन में भी वो वर्क करे, इस एक चीज के लिए हम इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स चलाते हैं। अब जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है चिपको मूवमेंट। इसमें हमने चिपको मूवमेंट को भी पढ़ा हुआ था कि कैसे चिपको मूवमेंट जहां पर इकोलॉजी को भी बचाया जाता है, इस एक मूवमेंट के थ्रू एनवायरनमेंट को भी सेव या प्रोटेक्ट करने की बात होती है। ठीक है, अब इसके बाद में कैसे ये इकोनॉमिक और आइडेंटिटी इश्यूज से कनेक्टेड है। सो एनवायरमेंटल मूवमेंट्स नाउ आर क्वेश्चनिंग द मॉडर्न व्यू ऑफ डेवलपमेंट बेस्ड ऑन अनचेक्ड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड ग्रेटर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब जो एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हो रही हैं उसमें एक बहुत ही न्यू फिनोमेना है जहां हम इस एक चीज की बात करते हैं कि जो मॉडर्न डेवलपमेंट हो रहा है, इस एक मॉडर्न डेवलपमेंट के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और बहुत ही ज्यादा हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करें, इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं कि शायद कल नेचुरल रिसोर्सेज हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचे भी ना। सो दीज मूवमेंट्स आर नॉट जस्ट अबाउट द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, दे आर ऑल्सो फाइट फॉर द इकोनॉमिक एंड आइडेंटिटी इश्यूज। तो ये जो मूवमेंट्स होती हैं ये सिर्फ एनवायरमेंट से रिलेटेड नहीं है बल्कि ये इकोनॉमिक और आइडेंटिटी इश्यूज के लिए भी होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट को हम एक इकोलॉजिकल या इन्वायरमेंट मूवमेंट के थ्रू जानते हैं, बट द लोकल वुमेन हु डिपेंडेड ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड बाय गेटिंग फायरवुड, फॉडर एंड द अदर डेली नेसेसिटीज फॉट अगेंस्ट गवर्नमेंट डिसीजन टू कट डाउन द फॉरेस्ट फॉर टिम्बर टू जनरेट ग्रेटर रेवेन्यू। अब यहाँ पर तीन चीजें होती हैं, एक तरफ होती है गवर्नमेंट, एक तरफ होते हैं विलेजर्स और दूसरी तरफ होती है इकोलॉजी या इन्वायरमेंट। चिपको मूवमेंट की हम बात करें, ठीक है, चिपको मूवमेंट में ट्रीज को कट डाउन किया जा रहा है, मतलब इकोलॉजी अफेक्ट हो रही है। ट्रीज को कट डाउन कर रही है गवर्नमेंट ताकि टिम्बर प्रोडक्शन के थ्रू ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू उसको मिल सके, मतलब ये अपने प्रॉफिट को देख रही है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को बचाया या पेड़ों को कटने से बचाया विलेजर्स ने, स्पेशली वुमेन्स ने, क्योंकि जब वो लकड़ी काट के घर लाती हैं तब उनके चूल्हे जल पाते हैं। ठीक है, तो फायरवुड, फॉडर और अदर डेली नेसेसिटीज के लिए वो इन फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट को रोक रही हैं कि आप पेड़ काट रहे हो तो मत काटो, क्योंकि हमें पेड़ मतलब हम जो है लकड़ी काट के हमें उस एक चीज की जरूरत है। वो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो पूरे के पूरे फॉरेस्ट को साफ कर रही है, लेकिन जो विलेजर्स हैं वो क्या करते हैं, थोड़ी बहुत जो लकड़ियां होती हैं उसको यूज कर लेते हैं और फिर वो वापस से जो है मतलब पेड़ तो वापस से उगी जाएगा ना। तो इस एक तरीके से प्रोसेस चल रहा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने उस मतलब पूरे फॉरेस्ट को ही कट डाउन कर दिया और वहां पर कोई और डेवलपमेंट कर लिया तो फिर तो पूरी की पूरी इकोलॉजी ही चली जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर एक तो विलेजर्स की इकोनॉमी और दूसरा गवर्नमेंट का प्रॉफिट और तीसरा इकोलॉजी, ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा जो है मतलब इंपॉर्टेंट थी और इसीलिए चिपको मूवमेंट होता है, जहां पर जो लेडीज मतलब जो वुमेन होती हैं वो मतलब उसको ट्रीज को हक कर लेती हैं। अगर मतलब कॉन्ट्रैक्टर जब आते हैं काटने के लिए फॉरेस्ट को तो वो ट्रीज को हक कर देती है कि अगर आपको ट्री को कट करना है तो पहले आपको हमको काटना होगा, और इस तरीके से पूरी चिपको मूवमेंट होती है। एंड इन दिस केस वी सी द इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ दिस एनवायरमेंटल मूवमेंट, और इस एक एनवायरमेंटल मूवमेंट के अंदर हम इसका इकोनॉमिक डायमेंशन देखते हैं जहां पर जो है विलेजर्स की इकोनॉमी ऑफ सब्सिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई है। क्लियर है, ये यहाँ तक समझ में। इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं ट्राइबल्स का। So tribals in the present times are fighting government against mining for forest rights etc.
ट्राइबल्स जो होते हैं वो मेनली कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं, ठीक है, उसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनकी कल्चर, उनकी आइडेंटिटी, ये सारी चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बट गवर्नमेंट माइनिंग करके, फॉरेस्ट को जो है कट डाउन करके जो है सारा प्रोडक्शन वगैरह सारी चीजें करती रहती है, डेवलपमेंट करती रहती है। सो इसकी वजह से अल्टीमेटली ट्राइबल्स की लाइफ जो है वो अफेक्ट होती है। आदिवासी प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट आर नाउ ट्राइंग टू असर्ट देयर आइडेंटिटी एंड कल्चर विच इज लिंक्ड टू द फॉरेस्ट। आज के टाइम में जो भी सारे आदिवासी हैं और पहले से ही जो भी आदिवासी रहे हैं वो फॉरेस्ट के साथ में ही अपने कल्चर, अपनी आइडेंटिटी को लिंक करके देखते हैं, मतलब उनके लिए फॉरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखें झारखंड मूवमेंट का, जो झारखंड मूवमेंट होती है जहां पर झारखंड को बनाया जाता है, झारखंड कहां से बनता है, बिहार से कार्व आउट होता है, साउथ बिहार से जो है कार्व आउट होकर झारखंड बनता है ईयर 2000 में। तो इसमें जो ये सारे झारखंडी पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, ट्राइबल्स अपोज एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड बॉयकॉटेड नेशनलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। वन ऑफ द की इशू इज एलिनेशन ऑफ ट्राइबल्स फ्रॉम द फॉरेस्ट लैंड। यहाँ पर जो साउथ बिहार में मेनली जो पूरे ट्राइबल पीपल रह रहे होते हैं, उनका अपना कल्चर, अपनी आइडेंटिटी होती है, तो वो वहां पर अपनी लाइफ इजीली अच्छे से रह रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बिरसा मुंडा भी उनके लिए एक मेजर रोल प्ले करते हैं, उनके आइडियाज वगैरह जो होते हैं वो सारा कुछ हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है, चैप्टर 8 के अंदर हमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। सो बेसिकली ट्राइबल्स जो हैं वो यहाँ पर जो बाहरी लोग आते हैं, जो बाहर के कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, कंपनीज वगैरह आती हैं जो इस फॉरेस्ट को कट डाउन करना चाहती हैं, यहाँ पर जो है मतलब माइनिंग प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लगाना चाहती हैं, गवर्नमेंट जो फॉरेस्ट को नेशनलाइज करना चाहती है, वो इन सारी चीजों के अगेंस्ट में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा इस फॉरेस्ट के साथ में कनेक्टेड है और अगर उन्हें एलिनेट कर दिया जाएगा फॉरेस्ट से, सो उनकी जो अपनी आइडेंटिटी है, उनका जो अपना कल्चर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए जो यहाँ पर झारखंडी पीपल होते हैं वो इसके लिए फाइट करते हैं और फाइनली ईयर 2000 में झारखंड जो है वो बिहार से अलग हो जाता है और झारखंड एक स्टेट जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो इस एक चीज में हमको ये दिखता है इस एक केस में कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट जो है वो आइडेंटिटी ऑफ ट्राइबल से भी कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो अब आपने ये दो एग्जांपल्स चिपको मूवमेंट और झारखंड मूवमेंट के थ्रू बता दिया कि कैसे इकोनॉमी और आइडेंटिटी इश्यूज एनवायरमेंटल मूवमेंट का ही पार्ट होते हैं या उसी में ही कंटेन होते हैं। क्लियर है? ये आपने एक्सप्लेन कर दिया और फाइनली कंक्लूड कर दो। सो द अबव रीजंस और द अबव एक्सप्लेनेशंस और द अबव डिस्कशंस ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ चिपको मूवमेंट एंड झारखंड मूवमेंट जस्टिफाइज दैट एनवायरमेंटल मूवमेंट्स कंटेन इकोनॉमिक एंड आइडेंटिटी इश्यूज विद इन इट। इस एक लाइन के साथ में आपने अपने इस क्वेश्चन के आंसर को फाइनली क्या कर दिया, कंक्लूड कर दिया। सो ये हो गए आपके सारे 14 क्वेश्चंस और उन सभी के सारे आंसर्स कंप्लीट। आई होप सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे और सभी के आंसर्स भी क्लियर हुए होंगे कि किस तरह से हमको जो है क्वेश्चंस को आंसर करना होता है और यही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहां हम सैंपल क्वेश्चन पेपर 2 को जो है आंसर करेंगे और उसमें भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। बट जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जाते जाते थोड़ा सा मार्क्स वेटेज को हम समझते हुए चलेंगे, तो मैंने आपसे जो कहा कि जैसे चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 5 मार्क्स का है, तो उसमें से या तो उसमें से किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, एक उसमें से क्वेश्चन आएगा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन और एक उसी चैप्टर में से आएगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 4 मार्क का क्वेश्चन हो गया और सोर्स बेस्ड का 1 मार्क हो गया, तो इस तरीके से 5 मार्क्स हो गए चैप्टर नंबर 1 के। सेम चैप्टर 2 के साथ में भी होगा। चैप्टर नंबर 4, 5 और 8 जो है वो 10-10 मार्क्स के हैं, तो उसमें से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चंस, 4 मार्क के क्वेश्चंस और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, स्पेशली 2 और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इन चैप्टर्स में से आने वाले हैं। तो इस एक तरीके से अगर डिवाइड करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे पूरा मार्क्स वेटेज जो 40 मार्क्स है वो कंप्लीट हो रहा है। वही मैं आपको अभी चैप्टर के बीच में जो है एक्सप्लेन कर रही थी। क्लियर है आगे ये भी समझ में? तो अब क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज, सारे चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, चैप्टर्स को रीड भी करना है। ऐसा मत करना कि क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लिए और बस चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर को रीड जरूर करना, रिवाइज जरूर करना। इसके बाद में जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं टेस्ट पेपर सीरीज में वो आप कर लेना, ठीक है, उसमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद में जब आप अपने आप को टेस्ट करोगे कि आप एग्जाम के लिए प्रॉपरली रेडी हो या नहीं हो, तब इन सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को आंसर करना और इसको आंसर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अब आप 200% प्रिपेयर्ड हो और आप 12th सोशियोलॉजी के टर्म 2 एग्जाम में रॉक करने वाले हो, बिल्कुल, ठीक है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो और अच्छे से जो है पढ़ो, रिवाइज करो कॉन्सेप्ट्स को। कोई भी डाउट है, कोई भी इतना सा भी डाउट है रिलेटेड टू सोशियोलॉजी या आपके चैप्टर से, सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, हर एक चीज को मैं वहां पे आंसर कर दूंगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बस जाते जाते एक और छोटी सी चीज कि आप जो है कैसे मैग्नेट ब्रेन्स को एक्सेस कर सकते हो, तो आपको वेबसाइट पर दैट इज www.magnetbrains.com पर सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे सीक्वेंस वाइज। साथ ही साथ में YouTube से भी आप सारे लेक्चर्स देख सकते हो। आपको मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप डाउनलोड करनी है तो वो भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और आपको यहाँ पर मिलता है 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। सो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।